हमारी संस्था का मिशन विजन है इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन मेन स्ट्रीम ग्लोबल सोसाइटी, एंड मिशन इज टू एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पर्सन विद autism, multiple disability and other intellectual disabilities so that they live their dignified life and they can earn livelihood. माई मिशन पर्सनली ये मेरा मिशन हो गया है, क्योंकि मिशन संस्था को जो है उससे कहीं ना कहीं संख्याओं में डालना जरूरी था। 1,000 पर्सन 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयड एंड लीड डिग्निफाइड लाइफ इन नेक्स्ट 5 years, दैट मीन्स बाय 30th अप्रैल 2029। ये जो मैंने मिशन की अपने वो किया था वो अप्रैल मंथ में किया था। क्यों करना चाहता हूँ? ये मेरी वैल्यूज हैं। फैमिली के साथ मैं रहना चाहता हूँ, फ्रीडम के साथ रहना चाहता हूँ, सर्विस करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। इसके लिए क्या जरूरी है? सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी चाहिए और इमोशनल सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी चाहिए। एम्पावरमेंट, हम कैसे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं कि हमारा काम वो आगे देखें। सर्विस में आता है एक रोल मॉडल बनना, जिससे कि आई कैन इंस्पायर मैच्योर्ड हाई एम्पैथी पर्सन टू ज्वाइन माय मिशन, दैट इज 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करना। हेल्प मोर पीपुल, ये सर्विस में पार्ट में आता है। फैमिली, स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली किड्स, कैन आई कैन जंप with my son, I can go for play, that is family life I want to spend. फ्रीडम किससे चाहिए? सोशल स्टिग्मा, जब भी हमारे घर में एक कोई न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन पैदा होता है, जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं ही हैज सम डिसेबिलिटी, तो हम एक सोशल स्टिग्मा से गुजरते हैं। उससे इंडिपेंडेंस चाहिए मुझे, उसमें उसमें उससे फ्रीडम चाहिए, डिपेंडेंसी से फ्रीडम चाहिए, यानी कि हम औरों की मदद के लिए आश्रित हो जाते हैं, कोई हमें मदद करे तो मैं आगे बढ़ूं। वरी वरी ऑफ व्हाट आर आफ्टर अस, हमारे बाद हमारा क्या होगा, इसके से वरी चाहते हैं। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 1% ऑफ पर्सन विद जो न्यू बॉर्न पर्सन है वो ऑटिज्म से पैदा हो, ऑटिज्म उनसे उनको हो रहा है, विच इज एक्चुअली मोर देन दिस। ये क्योंकि सरकारी डाटा में लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इट इज नाउ 1 out of 54 पर्सन विद ऑटिज्म। रिगार्डिंग ओवरऑल, अगर 2011 का सेंसेक्स देखें तो 2.68 मिलियन पीपुल, यानी कि 2.21% आज डिसेबल्ड है। लेकिन ये डाटा तब भी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड डाटा है, 14 से 15% लोग डिसेबल्ड होते हैं। तो ये डाटा भी, इससे भी मैं वो हूँ कि ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। सरकार जब 2000 नेक्स्ट सेंसेक्स कराएगी तो इसको ध्यान रखेगी। मैं कौन हूँ, थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम NIT कर्नाटका। 28 साल का कॉर्पोरेट वर्क का एक्सपीरियंस है। वीडियोकॉन, फिलिप्स, हायर इलेक्ट्रोलक्स, टाटा स्काई, वर्ल्ड स्पेस, टाटा डोकोमो, और लास्ट कंपनी थी B2S जो कि जर्मन कंपनी थी, जो कि सैमसंग, एप्पल और MI का सर्विस पार्टनर थी। उसमें मैंने काम किया। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हाउ डज इट मैटर, मैं ये इस मुहिम में, इस दिशा में क्यों उतरा, क्यों मैंने 2019 में ये डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ने का वक्त आ गया है और अब इसको जो है जॉब छोड़ करके पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम करने का वक्त आ गया। माइल्ड ऑटिस्टिक है। पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया। दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया और वो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी के यहाँ। उनके जीजा जी डॉक्टर थे। उन्होंने जो जो चीजें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती गई। उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परेशानी दी है। वो जानते हैं कि और कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको। अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या। हमारे बाद क्या, इस बड़े क्वेश्चन, हम, मेरा ख्याल से इस मीटिंग में जितने लोग हैं वो इस प्रॉब्लम से जरूर ग्रसित होंगे कि हमारे बाद क्या होगा। ये मैं थोड़ा फैमिली परिचय दे दूं। गरिमा श्रीवास्तव, डायरेक्टर टेक्निकल ट्रेनिंग अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी की। सी इज RCI सर्टिफाइड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म दिल्ली में है वहां से किया था। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन मेरे बेटे की माँ है, यानी वत्सल की माँ है, जो इसको काफी कुछ सिखा देता है। 17 साल वर्किंग एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन विद अडल्ट्स एंड ऑटिज्म। मेरा बेटा है 24 साल का, जो हमेशा खुश रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम खुश रहता है। कभी कभार एंग्जाइटी और सब चीजें तो आती ही हैं। और अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। हमारा एक रेजिडेंशियल सेटअप भी चलता है, वहां पे ही रहता है ये। और जो हमारा डे सेंटर चलता है वहां पे सुबह जाता है और शाम को लौटता है, और कुछ प्रोडक्टिव करता है।
ये मेरा नया परिचय है। मैं अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, और परिवार एक संस्था है जिसका जोनल सेक्रेटरी हूँ फॉर सेंट्रल जोन, और रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ न्यूरो डाइवर्जेंट ओनली, क्योंकि वही फोटो खींचेंगे, वही उसको एडिट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे पेश करेंगे। इसका मतलब ये एम्प्लॉयबिलिटी देने का एक सोर्स बनेगा जो लो फंक्शनल है या मीडियोकर फंक्शनल है, और एक हाई फंक्शनल है लेकिन वो सारे शेल्टर्ड एनवायरनमेंट में ही काम कर सकते हैं उनके लिए। Why I left my successful corporate career, provide valued life to my son, ये पहला मोटिवेशन था। एक्सप्लोर बेस्ट पॉसिबिलिटी विद इन, क्या और क्या चीज हो सकती है अपने अंदर जिससे कि हम उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए काम कर सकें जिनके लिए मार्जिनलाइज हैं, जिनको समाज हमेशा मार्जिन में रखता है। और तीसरा था व्हाट आफ्टर अस, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसके लिए काम कर सके। मेरा मिशन, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 1,00,000% विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड लीड डिग्निफाइड लाइफ इन नेक्स्ट 5 years, दैट मींस 30 अप्रैल 2029। जो इनिशिएटिव्स हम लोग ने लिए हैं पिछले कुछ समय में, वो इनिशिएटिव है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ चलता है, यही जयपुर में ही वैशाली नगर जगह पे। इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि रेजिडेंशियल जिसके नाम से आता है, वहां पे हम ट्रेन करते हैं कैसे इंडिपेंडेंटली रहा जा सकता है। तीसरा इनिशिएटिव है ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें डिजिटल एम्प्लॉयमेंट आता है, जिसमें वो लोग, जिसमें इसमें कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं बॉम्बे से भी ज्वाइन किए हुए हैं जो कि डिजिटल एम्प्लॉयमेंट के पार्ट हैं। और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम यानी कि इसमें पेरेंट्स और स्पेशल एजुकेटर को हम ट्रेनिंग दे देंगे। ये सारे दोनों प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं। हम लोग ने रिसेंटली चालू किया है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऑनरेडियम देना है। एक छोटा सा वीडियो है, हम उसको अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त है, हेमंत भाई भी आ गए हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के बाद बात करेंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ व्यक्त करना चाहते हैं। I am Lakshans Joshi. I have group leader. I am group leader. I help disabled persons to learn digital marketing by YouTube channel, so they can grow her life. I have learned digital marketing by Shri Bhansali sir. Thank you. ये लक्ष्यांश है जो हमारे सभी स्टूडेंट्स का अब मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता है, यानी कि हम जब भी जितने भी स्टूडेंट्स को देते हैं, ये क्योंकि फोटोशॉप में ट्रेंड है, एडोब फोटोशॉप में, साथ में इसने अपनी वेबसाइट भी बना ली है, लक्ष्यांश जोशी ग्राफिक डिजाइनर। ये हमारे यहाँ पे सैलरी पे काम करता है। Hello, I'm Kriti Bhandari. I come to my approach autism to learn computer and photoshopping. Rohan sir teach me computer photoshopping. I learn with him and I learn with my friends. I love doing this to earn money. इसके फंडामेंटल एकदम क्लियर हैं, ये करना चाहती है क्योंकि पैसा कमाना चाहती है। कृति भंडारी हमारे यहाँ पे हेलो। इसको बारे में थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि अभी सब हम लोग सबके टाइम की, ये भी है बॉम्बे से है, गनिका है। इसको मैं थोड़ा सा आगे करके दिखा सकता हूँ। Hello everyone, I am Rajita from Navi Mumbai, parent of a special need child Ganika. These classes and enhance their skills and it would be helpful for their bright career. If a child can't learn the way we teach the way they learn. My daughter Ganika wants to share a few thoughts about approach autism. I am Ganika, the student of Digital Employment Learning Canva in short Photoshop. It gives me different exposure and I like to learn more and more. Tell me and forget, teach me and I may remember.
involve me and learn. Thank you, Anurag sir, for giving me an extendly learning platform for children like us. She says कि वो सीखती है फिर भूल जाती है, सीखती है फिर भूल जाती है। तो कितने प्यारे ढंग से बताया। ये है नवी मुंबई में रहती है गनिका। हमें रिसेंटली हम लोग ट्रेड करते रहे तो हमें अभी एक वेबसाइट डिजाइनिंग का एक ऑर्डर मिला है। अमाउंट मैंने काट दिया है क्योंकि डज नॉट लुक गुड। तो जिसमें ये मेरा जो जिस तरह से ऑर्डर मिला है वो दे वांट टू प्रमोट बैम्बू ओवर प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को कैसे बैम्बू से रिप्लेस कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके लिए उसने वेबसाइट डिजाइनिंग का ऑर्डर दिया है। ये हमारे स्टूडेंट जो कि ट्रेंड होके जाएंगे वही बनाएंगे इस वेबसाइट को। ये हमारा वे पाथ है कि कैसे हम लोग का 30 डेज का प्लान क्या है। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट को डेवलपमेंट करना, वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी इसमें 2-3 ऑर्डर चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट के। रागिमा एक नई कंपनी जिसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं हम लोग। 60 डेज का प्लान यही है, उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। 90 डेज प्लान आई विल जस्ट मेक इट फास्ट फॉरवर्ड। हम लोग आएंगे इंडिपेंडेंट लिविंग यानी व्हाट आफ्टर अस पे 2 साल के अंदर आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुडेज स्मॉल ब्रीफ ऑफ इट। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जो कि हमारे उसमें आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा परिचय आपका करा सकता हूँ। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल से मैं तो वाकिफ हूँ, मेरा ख्याल है 2013 से हम दोनों टच में हैं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल राष्ट्रीय अध्यक्ष दिव्यांग अधिकार महासंघ के विगत 25 वर्षों से दिव्यांग जनों का सबलीकरण यानी कि एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने सामाजिक सरोकार को संपादित करने के लिए कभी भी किसी प्रकार की सरकारी या निजी या किसी की आर्थिक मदद नहीं ली, खुद अपने दम पे काम कर रहे हैं। दिव्यांग अधिकार संरक्षण के लिए डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट एवं वन मैन आर्मी के रूप में ख्याति प्राप्त है। गोयल जी को पिछले दिनों डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके सुझावों को क्रियान्वित करते हुए सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लागू की जो देश भर में अन्य राज्यों में लागू नहीं है। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। गोयल जी का राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सरकार के तत्कालीन केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डी नेपोलियन की बेस्ट पेरेंट ऑफ द विद डिसेबिलिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दैनिक भास्कर के ग्रीन पेरेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने सम्मानित किया है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। और राजस्थान सरकार के सामाजिक एवं न्याय अधिकारी मंत्री भंवरलाल मेघवाल जी ने राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ज्यादा देर तक मैं परिचय दे सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सब लोग इनके बारे में खुद सुने और खुद इनके बारे में इनको स्पॉटलाइट करता हूं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल आपको स्पॉटलाइट कर दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं अभी हाँ अनम्यूट आप अपने आप से कर सकते हैं मेरा ख्याल है। हाँ, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं जी। सभी को नमस्कार। अनुराग जी, मेरा ऑडियो मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बराबर आ रहा है। हाँ जी। सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। अनुराग जी, मैं सबसे पहले तो मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खास तौर से उन फील्ड में आप काम कर रहे हैं जो हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पहला तो जो हम ये सोचते हैं हमेशा कि हमारे बाद क्या, उसकी तरफ आप धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से आपने एक होम शुरू किया है, निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं आप इसको बड़े रूप पर लेकर जाएंगे। हम सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा जो एक आपने बहुत बड़ा मिशन जो आपने लेके चले एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो आज हमारी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी आवश्यकता है, उस पर आप काम कर रहे हैं और आपने एक मिशन लिया है 5 साल के लिए कि हम इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें और जिस तरह से आपने डिजिटल एम्प्लॉयमेंट की तरफ कदम बढ़ाया है और हमारे दिव्यांगजनों को इस कड़ी में जोड़ा है। मैं हमारे दिव्यांग साथियों के वीडियो सुन रहा था। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय काम है। ये काम आसान नहीं है और ये काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद कह सकता हूं कि मैं 25 साल से एडवोकेसी कर रहा हूं, लेकिन वो जो काम आपने किए हैं ना, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। और मैं ये कहता हूं हमेशा कि
हर आदमी हर एक काम नहीं कर सकता। हमारे दिव्यांग लोगों की, हमारे दिव्यांग भाइयों की, बहनों की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो हर आदमी हर फील्ड में काम नहीं कर सकता। मैं चूंकि एडवोकेसी फील्ड में काम कर रहा हूं, आप इनको एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रहे हैं, आप एक इनको होम की तरफ इनको आगे हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाद क्या एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आप जैसे लोग इसको सार्थक रूप से दे पाएंगे, मैं जैसी उम्मीद कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से ये अच्छी बातें हैं। जैसा आपने मुझे आदेश किया कि मुझे आज एक्ट पर बोलना है, तो जो एक्ट है 2016 का, वो एक्ट तो है, लेकिन उसके साथ ही हमें उस एक्ट को हम तभी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब तक हम खुद एक्टिव हो पाएंगे। क्योंकि एक्ट तो केवल एक्ट है, हमें एक्टिव होने की आवश्यकता है। एक बात, अच्छा, मुझे कितना समय है बोलने के लिए, ये आप मुझे बता दें। आपके पास 1 आवर से ज्यादा है, आप उसको कर ओके, सकते ओके, हैं। लास्ट के 15 मिनट में रखना चाहूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। ओके, ओके। तो मैं आमतौर पर ये कहता हूं कि अच्छा, पहले मैं बोल रहा हूं, उससे पहले मैं समझता हूं कि हम और लोगों के थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें तो कैसा रहेगा। हाँ, मैं फिर सबको अनम्यूट करने का एक राइट दे देता हूँ। आप जी, अभी मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, तो आप भी म्यूट हो जाएंगे, फिर से खोलना पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब आप जो है हेमंत जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, और बाकी लोग जो बोलना चाह रहे हैं संक्षिप्त में बोलेंगे, संक्षिप्त में, जिससे कि सबका टाइम हमारे लिए यूजफुल है। आप इस मीटिंग से जो अपेक्षा रखते हैं, जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में बता देंगे। हेलो। हाँ, जी, गुड मॉर्निंग सर। बाबूराव जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बाबूराव बोल रहे हैं जमशेदपुर से। जी, हम भी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं लास्ट 20 इयर्स से। जी, अभी हम वोकेशनल यूनिट के लिए काम कर रहे हैं, और एक होम के लिए जमीन भी लिए हैं जमशेदपुर में 3.5 एकड़। आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे या अपना परिचय दे देंगे थोड़ा सा, और क्योंकि हाँ, सभी के समय हाँ, देना होगा ना। मेरा नाम पी बाबूराव है। जी, मैं जमशेदपुर से हैं, और हम भी एक पेरेंट्स है, और हम पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और हमारी इस संस्था में करीब 520 बाप रे, पेरेंट्स इसका मेंबर है। वेरी गुड। और हमारे 20 साल में 5 राष्ट्रीय अवार्ड हमें मिला है जी, आप ऐसा सर। करिए, अपने बारे में थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि हम उसको बाद में, मेरे पास रिकवर कर लेता हूँ चैट बॉक्स, तो मैं ओके, आपसे दोबारा टच में आ जाऊंगा। किसी को और को ओके। कुछ अभी अपना परिचय और देना है, इंट्रोडक्शन देना है, परिचय, और कुछ क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहे हैं कि क्या है, वो भी डाल सकते हैं। सर, मेरा हेलो। नाम पूर्वा जैन है। मैं स्पेशल नीड चाइल्ड डीएस डाउन सिंड्रोम चाइल्ड की मदर हूँ, पूना से हूँ। और सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये अभी हमारा वेबिनार है, राइट फॉर द ऑटिज्म चाइल्ड, तो वो सेम मतलब डीएस वालों के लिए भी सेम ही होते हैं राइट्स ये ना? सेमिनार राइट फॉर ऑटिज्म चाइल्ड नहीं है, राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जिसमें ओके, सारी ओके, फाइन, ऑल राइट। चारों तो पांचों सारे आ गए इसके अंदर। जी, हेलो। जी, हाँ बताइए। हाँ सर, मैं पूना से हूँ। जी, मेरा बेटा स्लो लर्नर है, जी, एडीएचडी। जी। तो उसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आफ्टर 70 इयर्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी उसने 10th पास आउट किया है। हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, ना कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना नाम, नंबर और क्वेश्चन। मैं उसको अगर आज नहीं आंसर मिल पाया कुछ ऐसी चीजों का जो कि रिलेटेड टू टॉपिक नहीं रहेंगे, तो उसको बाद में आपसे वो कर लेंगे। नाम, नंबर और लोकेशन डाल दीजिए, और मैं बोल सकती क्वेश्चन। हूँ, एकता एकता जैन फ्रॉम मुंबई। जी, मुझे ये आरपीडब्ल्यूटी एक्ट के बारे में जानना है जी, कि इसमें मैं भी एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, जी, तो मुझे थोड़ी सी जानकारी भी चाहिए कि ये क्या एक्ट है। मेरा जी, बेटा ऑटिस्टिक है, 22 साल का। जी, और हम लोग भी एक्चुअली जयपुर में भी बेस्ड है, काफी सारे हमारे रिश्तेदार। तो जी, आपका थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे बाद में कि क्या क्या होता है आपके सेंटर पे। जी, मुझे व्हाट्सअप कर देंगे जी। पर्सनल पे। हाँ, हाँ, तो आपका नंबर है, मेनली मुझे क्या मेरा एक्ट? ख्याल है। हाँ, जी, हाँ जी। आपका सर नंबर हमारे मैं पास है शायद। हाँ हाँ, हाँ जी। जी सर, मैं अनामिका जैन। जी, भोपाल से। हेलो, जी, आप इंदौर से। इंदौर से, अच्छा। जी हाँ, 27 ईयर्स का बेटा है मेरा, इंटेलेक्चुअल डिसेबल। और मैंने एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट पिछले 10 साल से रन कर रही हूँ, लेकिन
लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इस तरह के ग्रुप होम्स के लिए क्या प्रावधान है, पेरेंट्स को क्या सहूलियत मिल सकती है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट से वगैरह हम लोगों ने कभी कुछ लिया नहीं है। और जी जी, आपकी आवाज डल हो रही है, हमने सुन लिया। ग्रुप होम के लिए क्या क्या चाहिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या है, ये आप जानना चाह रहे हैं। हम मेरे हस्बैंड और मैं हम मिलके चला एस्टेब्लिश करना चाहें तो प्लीज बताइए सर। जी, और नवीन करेचा जी, हाँ। आपका हैंड रेज है। हाँ हाँ, मैं जी आवाज आ रही है जी? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही, बीच में कटी हाँ थी लेकिन आ रही। हाँ, मैं नवीन करेचा हूँ वडोदरा से। जी मेरी डॉटर पंक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबल है और उसको ऑटिज्म भी है माइल्ड, उसके रीजन अलग हैं। मैं सिंगल पेरेंट हूँ। हम यहाँ भी 1.5 साल से पेरेंट एसोसिएशन स्टार्ट किया हुआ है और सबके जैसे मिशन है कि भाई व्हाट आफ्टर अस, उसके लिए हमको भी काम करना है। साथ में साइड बाय साइड इन पेरेंट्स को जो परेशानी होती है उनको हम अटेंड करते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में मैं ये है कि ठीक है, क्या होता है कि ये एक्ट है, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है, तो कभी कुछ रेफरेंस आता है तो उसको रिफर करते हैं। अदरवाइज आज डॉक्टर साहब इस चीज में बताएंगे तो थोड़ा सा वो आइडिया भी आ जाएगा और कैसे हमको आगे बढ़ना है वो इसका बेस लेके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। आई एम डॉक्टर ममता माथुर। सर मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी? आ रही आ रही आ रही। हाँ, I have been in the field of inclusion for almost 38 years, India and international experience. And मुझे इंक्लूजन चैंपियन अवार्ड किया। अब मैं हैदराबाद में वापस आई हूँ और जैसे हेमंत भाई ने कहा, everyone is aware about the act, many people in the field, but उसको एक्टिव करना है। एंड मैं चाहती हूँ जो भी ये काम करे उनकी मैं सहायता करूँ इन विच एवर कैपेबिलिटी आए। और जिन बच्चों से मैंने 38 इयर्स बैक काम शुरू किया था, अब वो सब यंग जेंटलमैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन हैं और हर एक ये फेस कर रहे हैं, आई मीन व्हाट आफ्टर अस। सो आई वुड लाइक टू सपोर्ट एनी इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। राइट, तो मेरा अच्छा एक है मुरली श्रीनिवास जी, आई थिंक अहमदाबाद से हैं। जी अहमदाबाद से हूँ सर मैं। और मुझे ये मैं जानना चाहती हूँ, माय सन इज एस्पर्जर्स, तो बहुत सारे उसमें वो डिसेबिलिटी के परसेंटेज के हिसाब से बेनिफिट्स होता है, तो ये एक्ट में भी ऐसा है या क्या है? बहुत सारा बेनिफिट्स का परसेंटेज के हिसाब से होता है, तो कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, तो बस वो मैं जानना चाहती हूँ। जी राइट, और कौन है हैंड रेस का? पारसनाथ यादव जी, हाँ बताइए यादव जी, गाजीपुर से। नाटा जी, नवनीत नाटा जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं नवनीता जी। मैं संजय हूँ सर, नवनीता नहीं, सॉरी। अच्छा, हेमंत भाई नमस्कार। जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला, एक्ट है पर हमें एक्टिव होना पड़ेगा। और हमने इसी एक्ट की हेल्प से बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने के बावजूद मेरी बिटिया चारवी नहाटा का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया। पर इस आरपीडब्ल्यूडी को कई बार पढ़ने के बावजूद भी एजुकेशन और रीजनल एकोमोडेशन के प्रावधान अभी तक क्लियर समझ में नहीं आ रहे हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को आए हुए आज 8 साल हो गए हैं। आरपीडब्ल्यूडी रूल्स 2017 भी इसके कंटिन्यूएशन में आया है, पर इन यूनिवर्सिटीज या लोकल मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी इसको इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। तो मेरा ये प्रश्न है कि हम आरटीआई और लीगल बैटल में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे भी जानकारी दें प्लीज। जी ठीक है, काफी हमें फीलिंग आ गई है कि क्या नीड है आज के फोरम में सबकी। तो और काफी लोग इत्सुक हैं, एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, साथ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी इन्हीं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को काफी समय से पढ़ रहा हूँ, जिसमें लिखा है समता व और अविभेद, यानी कि समता का मतलब क्या होगा हिंदी में? इक्वलिटी। अविभेद माने डिस्क्रिमिनेशन। हेमंत जी, आपका माइक म्यूट है।
Hello, हाँ hello, I am Tyagarajan. जी Hello, त्यागराजन फ्रॉम yeah. In respect of RPWD Act, they are providing for only limited guardianship. Actually, we are facing some problem here. In case the persons are staying outside the district, they are unable to get the guardianship from the district collector of the district where the PWD is staying. So what we require is it should be connected. RPWD Act should be modified in such a way that they are issuing UDID card. In the same UDID card, it should be linked to the legal guardian. Whenever there is a change in legal guardian, it should be updated frequently. Then the question of guardianship along with the UDID card, if it materializes, then there will not be any problem. It will be very easy for linking the guardian with the PWD lifelong. After us, what problem will also be solved to a major extent. Supposing the PWD is staying in the institutional setup, and that institution can be a guardian, and there should be that institution should be included in the UDID card, so that there will be a safer and safer mode of linking the guardianship, and it will be very beneficial to the PWD lifelong, even after the demise of parents. That is one suggestion. Next is there are two vehicles available for managing the after us concept. One vehicle is this legal guardianship. Second vehicle is the forming of private trust. Nowadays, people who are on aspiring for self-help basis, the 20 persons or 30 persons are joined together and create some of the group homes like that, and they fend for themselves, and their parental associations are formed, and the parents themselves are creating some infrastructure so that vocational guidance or the residential setup are inbuilt along with the parents. Parents are also simultaneously staying in the same campus. That is the way of thinking of today's nature. In that case, the law is RPWD, this limited guardianship, they have to expand and give the guardianship to the institutions, the parental associations very freely, so that it will be on a helpful mode. Next is the trust. Private trust, if they are forming the private trust, again, the parental association should be enabled to become a trustee in that organization, and the trust formed by the parents after the demise of the parents, the institution will take care of the children, and the other trustees, maybe relatives, they will come into picture, and it will be an ongoing process. There will be some financial security as well as the physical security. As far as financial security is concerned, nowadays the trusts are governed by only Income Tax Act. No other act it is registered. Some sort of mechanism should be introduced by RPWD Act or the National Trust Act, so that the trust formed for the benefit of the PWD should be registered in the National Trust or the RPWD Act, so that there may not be any abuses or any cheating or any fraud or forgery like that. In that case, we are making an arrangement. त्यागराजन जी, आपका क्वेश्चन काफी वैलिड सा है, मुझे ऐसा लगता है, कई चीजें तो लेकिन थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको हम लोग 1-on-1 डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि इस तरह से ईडीआईडी से अगर गार्जियनशिप जुड़ा रहे, और दूसरा आपने बोला पर्सनल ट्रस्ट वाला, उसका भी एक समस्या है। समस्या का समाधान भी है, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही समाधान दे। एक एडवाइजरी कमेटी बन सकती है जो सभी प्राइवेट ट्रस्ट को ध्यान देती रहे कि हाँ, उस पर काम उसके लिखे हुए विल के हिसाब से हो रहा है, उसके लिखे हुए चीजों शर्तों के हिसाब से हो रहा है। इसके बारे में हमारा एक अलग से सेशन है,
उसमें हम लोग Okay. भी ज्वाइन करेंगे और उसमें लीगल एक्सपर्ट इनवाइट किए जाएंगे। तो वो एक है। और आपका पहला वाला यूडीआईडी वाला ये बहुत ही कामगर चीजें हैं जिसको मैं नोट कर लिया है, राइट अथॉरिटी के पास हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हेमंत जी अभी हम लोग अपना वो प्रेजेंटेशन चालू करें अभी क्या? जी हाँ बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल कर मेरा सकते एक मेरे थोड़े से डाउट्स हैं कि यूडीआईडी क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए बच्चे के लिए, और ट्रस्ट बनाने में टैक्सेबल बहुत ज्यादा टैक्सेबिलिटी हो जाती है तो उसकी क्या रेमेडी है, तो ये सब एक बेसिक भी चाहिए लीगल गार्डियनशिप के लिए क्या? टैक्सेबिलिटी होती है? ट्रस्ट बनाने में क्या टैक्सेबिलिटी होती है? हम लोग बनाने जा रहे थे तो हमको ये बोला कि टैक्स इतना हो जाएगा कि जो भी पैसा आप डालोगे, मैं तो बॉम्बे से हूँ, तो उन्होंने बोला कि जो भी पैसा बच्चे के लिए रखोगे धीरे धीरे वो टैक्स में खत्म होता जाएगा, नहीं, फिर बिल्कुल नहीं। ऑडिट भी होना चाहिए। नहीं गलत ये है, सब गलत है, गलत इवन है। मैंने ये भी उसके पूछा तरीके किसी हैं, से। उसके तरीके हैं, गलत है। आपने सही लीगल एडवाइजर या सीए से राय नहीं ली है। हमारा एक सेशन चल रहा है जो कि आपको मैं अपना नंबर देता हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हम लोग काफी से जोर शोर से ट्रस्ट और ट्रस्ट को मॉनिटरिंग कमेटी कौन सी होगी इस पर जा रहे हैं। 9214309551। ठीक है, तो मैं ऐसा दिस इज ललित शर्मा। आई हैव वन क्वेश्चन। मैं एक स्कूल स्टार्ट करना चाहता हूँ, इंक्लूसिव स्कूल बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बहुत ही छोटे स्केल पे हैं। वो छोटे स्केल पे हैं इसलिए जो टीचर्स हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं उनके पास, क्योंकि वो लोग उनको पे नहीं कर सकते। तो मैं एक थोड़े लार्ज स्केल पे एक स्कूल स्टार्ट करना चाहता हूँ ऑटिज्म बच्चों के लिए। तो आपका जो डिजिटल एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम है उसको कैसे हम लिंक कर सकते हैं उस स्कूल से, कि हमारे स्कूल के बच्चे आपके डिजिटल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कुछ एम्प्लॉयमेंट पा सकें आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल? जी, तो सबसे पहले आपको एक हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। मैं आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप इसको सेव कर लीजिए। इसमें आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, मैं फिर उस टाइम पे आपके पास जूम लिंक आ जाएगा, वी कैन कनेक्ट है, सो दैट वी कैन, दिस इज अ बुक एंड अपॉइंटमेंट का लिंक है जिसमें आप अपॉइंटमेंट रेज कर सकते हैं। और जिसको भी ऐसा जरूरत है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट पे आगे बढ़ना है वो इस लिंक के थ्रू मेरे तक पहुंच सकता है। और अदरवाइज मेरा नंबर तो ऑलवेज अवेलेबल है। मैं नंबर दोबारा डाल देता हूँ, 9214309551। और ये मेरा इसमें नंबर। एक क्वेश्चन और है मेरा छोटा सा, कि क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट का काम बहुत छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक स्किल्स का जरूरत नहीं है। स्किल्स चाहिए बट एनीबॉडी कैन लर्न इट। तो ये इसकी कोई लिमिटेड एज है कि जिसके बाद ही आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, या फिर मैं अपने स्कूल के छोटे बच्चे जो भी 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं एम्प्लॉयमेंट का उनको मतलब पैसा देना होता है। पैसा मैं 18 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकता हूँ, सिखा कभी भी सकता हूँ, नहीं सिखा तो कभी हाँ, सकता हूँ। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है उनसे, क्योंकि वो तो अभी बच्चे ही हैं। तो मेरा मकसद ये है कि वो एक जब जॉब अगर वो कुछ काम करते हैं तो उसका क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट होगा। जब आप अपने लिए कुछ डेवलप करते हैं यू विल नॉट बी दैट इंटरेस्टेड, और वो उतना फोकस नहीं रहता है। लेकिन आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप उसको यूटिलाइज कर सके हमारे बच्चों को तो वो काफी ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा आप उनके लिए। लिंक को भर दीजिए, मेरे पास पहुंच जाएगा मैसेज, मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, तो अब लेट हम सभी को इस बार म्यूट करते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में दोबारा लेंगे, तो अभी म्यूट ऑल करते हैं। हेमंत जी आपका अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अनुराग जी मैं 2-3 क्वेश्चन जो अभी यहाँ पर आए वो मैं ले लेता हूँ। एक तो यूडीआईडी कार्ड की प्रॉब्लम सब लोग बता रहे हैं, तो ये तो सिंपली आप स्वावलंबन वेबसाइट पे जाके और वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, और वहां पर आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करने हैं। तो क्योंकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से, जैसे राजस्थान में जनाधार चलता है, महाराष्ट्र में आधार चलता होगा, तो उस तरह से जो भी रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स वो आपको वेबसाइट पर पता लग जाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से यूडीआईडी कार्ड को लेके एक जानकारी कंप्लीट हो जाती है। फिर भी अगर किसी को यूडीआईडी कार्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपका नंबर ले सकता है, मेरा नंबर ले सकता है, वहां अपन उनको पर्सनली फोन पर अपन चर्चा कर सकते हैं। एक अभी मुझे एक सज्जन ने पूछा कि जो यूनिवर्सिटीज है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर रिजर्वेशन, एडमिशन में रिजर्वेशन, तो मैं ये एक्ट के हिसाब से जानकारी दे दूं। एक्ट केवल इस बात के लिए अलाउ करता है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सरकार से कोई फंडिंग लेते हैं, मदद प्राप्त करते हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में
एडमिशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन एक्ट देता है। इसके मायने ये हुए कि मान लीजिए कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है तो वो तो वहां तो रिजर्वेशन आपको मिलेगा एडमिशन में, लेकिन अब चूंकि जो सरकारी मान्यता प्राप्त है वहां पता नहीं चल पाता कि वो सरकारी मदद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो दिव्यांगजनों को रिजर्वेशन देने की वजह से वो ये कहते हैं साहब हम तो कोई मदद लेते नहीं है सरकार से, तो हम तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं देंगे। तो वो फिर एक ITI लगानी पड़ती है, वो एक लंबा प्रोसेस है। और कुल मिला के एक्ट में ये बात कमजोर हुई है, क्योंकि पहले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन में रिजर्वेशन मिलता था पुराने एक्ट में, 95 के एक्ट में, लेकिन अब नहीं मिलता। अब केवल सरकारी जो यूनिवर्सिटीज है, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है, वहीं पर एडमिशन में रिजर्वेशन मिलता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो हम जब एक्ट की बात करते हैं अनुराग जी, तो देखिए मैं एक्ट के बारे में मैंने पहले भी कहा कि हमें एक्ट के बजाय हमको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। हम खुद एक्टिव हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमें इस फील्ड में काम करना है, तो एक्ट को पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा एक्ट है ना। अभी हम यहाँ पर पूरे एक्ट की बात करेंगे तो बहुत एकेडमिक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ उसको प्रैक्टिकल सेशन बन जाए, तो एक्ट पर बहुत एकेडमिक तरीके से मैं चर्चा नहीं करना चाहता। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं सब एक्ट बहुत कमजोर है, एक्ट से सब हमारे काम नहीं निकलते। तो मैं इसका एक बहुत सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति राम के घर में मान लीजिए चोर आते हैं और उसके पास एक रिवॉल्वर है और वो लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर है, लेकिन उसको रिवॉल्वर चलानी नहीं आती, ठीक है। तो वो उस रिवॉल्वर का यूज नहीं कर पाता और चोर आके वहां पर उसको नुकसान कर जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति श्याम है जिसके पास रिवॉल्वर नहीं है, लेकिन उसके पास एक तमंचा, नकली तमंचा, बच्चों का जो रिवॉल्वर है वो है, और वो उसको बहुत चालाकी से यूज कर लेता है, चोरों को उससे धमका देता है, तो वो चोर भाग जाएंगे। उसके सब इसके व्यक्ति के पास तो रिवॉल्वर है, ये तो मेरे को अभी शूट कर देगा। तो इस तरह से ये एक्ट से हमें काम निकालना है, मतलब हमको खुद को एक्टिव होना है। हम सोचें कि एक्ट हमको कुछ ऐसा कर देगा कि हम जादू की हमको पुड़िया पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। अब हम मोटे तौर पे कुछ एक्ट की बातें समझ लें। एक तो एक्ट के हिसाब से जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात है, वो मोटे तौर पे एक्ट हमको अलाउ करता है। मान लीजिए पब्लिक प्लेसेज हैं, मान लीजिए धार्मिक स्थल हैं, ऐसा पब्लिक प्लेस जहां पर पब्लिक कंसर्न की कोई जगह, कोई भी जगह, पार्क है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज हैं, यहाँ सब पर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की व्यवस्था सरकार के द्वारा एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। मान लीजिए रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। अब नहीं होती है तो हमें फिर इसमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और कंप्लेंट करने के क्या तरीके हैं? कंप्लेंट करने के आप हर एक स्टेट में डिसेबिलिटी कमिश्नर सरकार ने बनाया हुआ है, मतलब विशेष योगजन आयुक्त, स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी, वो सरकार ने हर एक स्टेट में बनाया हुआ है। तो वहां पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं। और स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी को सरकार ने एक तरह से कुछ सीमित दायरे में जुडिशरी पावर्स भी दी हुई है। तो वो अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं और वहां पर आपके मान लीजिए किसी दिव्यांग साथी का अगर कोई अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहां पर आप कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने पर कमिश्नर के द्वारा सामने वाले पार्टी को कॉल किया जाएगा, उनको नोटिस इशू किया जाएगा और वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि साहब हमें तो यहाँ पर रैंप नहीं मिल रहा है, पार्क में रैंप नहीं है, पार्क में अगर कोई किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रैंप नहीं है, पब्लिक ऑफिस में बिल्डिंग में रैंप नहीं है, वहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एक्ट ये भी कहता है कि जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी जो सरकारी वेबसाइट है, वो भी डिसेबल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। अब होती तो नहीं है। मैंने अभी कुछ साल एक दो साल पहले एक असेंबली में लोकसभा में क्वेश्चन लगा था, तो वहां पता लगा कि महज कोई एक दो ही ऐसी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट, जो डिसेबल्ड के लिए डिसेबल्ड फ्रेंडली है, दिव्यांगजनों के लिए। क्योंकि जो हियरिंग इंपेयर्ड है उनके लिए अलग तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो विजन से जो दिव्यांग है, दृष्टिबाधित जो लोग हैं, उनके लिए अलग तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो भी आप तो मैंने कहा ना कि हमें खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। एक्ट हमको कुछ भी आसानी से करके देने वाला है नहीं। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, स्पेशल एजुकेशन की बात है, स्पेशल स्कूल्स हर एक अब तो स्टेट में खुल रहे हैं, एनजीओ के द्वारा वो संचालित हो रहे हैं। स्पेशल स्कूल्स मोस्टली
एनजीओ के द्वारा संचालित हो रहे हैं। एनजीओ को या तो सरकार से डोनेशन मिलता है या नहीं मिलता है, वो एनजीओ पर डिपेंड करता है कि वो सरकार के साथ कोई अपना कोलैबोरेशन रखना चाहते हैं क्या, वो स्टेट गवर्नमेंट से कोई फंडिंग लेना चाहते हैं क्या, या भारत सरकार से कोई फंडिंग लेना चाहते हैं क्या। वो उन पर, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे उनको पेपर की कार्रवाई बहुत पूरी करनी पड़ती है, तो वो जैसे अभी मान लीजिए अनुराग जी है, एनजीओ बहुत टाइम से चला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई सरकार से कोई मदद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता होगा कि बहुत सारी कार्रवाई उनको पूरी करनी पड़ती है, उसमें टाइम जाया होता है और फिर सरकार का डंडा चल जाता है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो अब मान लीजिए कि जो कॉलेज है, हर एक जो सीबीएसई का स्कूल है, वहां पर सीबीएसई बोर्ड के ये सर्कुलर जारी हो गए हैं कि वहां पर एक स्पेशल एजुकेटर की अपॉइंटमेंट उनको करनी पड़ेगी। तो अब अगर आपका बच्चा, अगर मान लीजिए इतना वो दिव्यांग है कि उसको स्पेशल स्कूल में भेजना पड़ेगा, मान लीजिए वो उसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इतनी ज्यादा है या वो ऑटिज्म उसका इतना ज्यादा है, तो उसको आप स्पेशल स्कूल में भेजिए। अगर वो इतना नहीं है, वो उसका कम है, उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं है, आप उसको मेन स्ट्रीम सीबीएसई स्कूल में भेज सकते हैं। और वहां पर अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाता है, तो वहां पर एडवोकेसी की दरकार होती है, वहां हम लोगों का रोल शुरू होता है, क्योंकि हर कोई सीबीएसई स्कूल दिव्यांग बच्चों को एडमिशन नहीं देना चाहता, वो किनारा करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप समझना। तो फिर अगर आप अनुराग जी को कहिए, आप मेरे को कहिए, आप स्टेट में जो भी कोई इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, आप उनको कहिए कि मेरे बच्चे का मैं सीबीएसई स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूं, वो नहीं हो रहा है, फिर वहां पर एक्ट काम करेगा और आपका एक्टिविज्म काम करेगा कि आप कितने एक्टिविस्ट हैं, आपको कितनी रूल्स की जानकारी है। तो ये इस तरह आरटी में आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जो सरकार की निःशुल्क शिक्षा योजना है भारत सरकार की, उसमें वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। अभी हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स को यहाँ पर शुरू करवाया, अनुराग जी जानते हैं, जो अन्य स्टेट्स में नहीं है। हमने खास तौर से जो मंदिर है, मंदिर खासतौर से मंदिर, वहां पर हमने लिफ्ट लगवाई है, हमने रैंप बनवाए। हम चाहते हैं कि दिव्यांग जनों को सुगम दर्शन बाधा रहित तरीके से बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में मिल जाए। तो आप देख लीजिए राजस्थान में अभी हाल ही में पुष्कर टेम्पल, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं कि सेल्फ एडवोकेसी किस तरह से की जा सकती है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अनुराग जी को पता है कि देश में केवल एक ही ब्रह्मा जी का टेम्पल है, वो हमारे अजमेर के पास पुष्कर है राजस्थान में, वहां पर वो ब्रह्मा जी का टेम्पल है और उस टेम्पल में बहुत सारी सीढ़ियां हैं। तो जो व्हीलचेयर यूजर दिव्यांग है वो तो ब्रह्मा जी के टेम्पल में जाके दर्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हालात ये हो गए कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, वो वहां पर दर्शन नहीं कर पाए। हमारे राजस्थान के 2 राज्यपाल कलराज मिश्र और कल्याण सिंह जी, वो वहां पर दर्शन नहीं कर पाए, उनको नीचे बैठकर ही पूजा अर्चना करनी पड़ी। और उन्होंने वहां पर डायरेक्शन वो देकर आए कि यहाँ पर लिफ्ट लगनी चाहिए, यहाँ पर रैंप बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन 2 साल पहले ये एक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे पुष्कर टेम्पल को भी यहाँ पर लिफ्ट लगनी चाहिए। मैंने डिसेबिलिटी कमिश्नर को एक लेटर लिखा और उन्होंने एक नोटिस उन्होंने जारी किया। अब चूंकि वो जो पुष्कर का टेम्पल है वो देवस्थान विभाग के अंडर में नहीं आता, वो पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। तो पुरातत्व विभाग का अधीन जब आता है तो देवस्थान तो उसमें इंटरवीन कर नहीं सकते थे। डिसेबिलिटी कमिश्नर ने नोटिस इशू किया कलेक्टर को, क्योंकि ब्रह्मा टेम्पल का जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरपर्सन थे, जो उसको कमेटी को हेड करते थे, वो वहां के जिला कलेक्टर, अजमेर के जिला कलेक्टर होते थे। उनको उन्होंने नोटिस जारी किया तो डिसेबिलिटी कमिश्नर को उन्होंने रिप्लाई किया कि ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन आता है और पुरातत्व विभाग के भवनों में हम कोई मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ना तो रैंप बन सकता है ना यहाँ पर लिफ्ट लग सकती है। ये उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दे दिया। जवाब मेरे पास आया, मैंने सीधा कलेक्टर को फोन किया। कलेक्टर उस समय अंशदीप एक कलेक्टर थे, बहुत अच्छे कलेक्टर थे। उनको मैंने फोन किया कि साहब मैं दिव्यांग अधिकार महासंघ का नेशनल प्रेसिडेंट बोल रहा हूं और पुष्कर टेम्पल में लिफ्ट लगनी चाहिए। तो उन्होंने वो जवाब दिया कि हेमंत जी, वो मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, वहां पर
लिफ्ट नहीं लग सकती, वहां पर रैंप नहीं बन सकता, क्योंकि पुरातत्व विभाग इस बात की परमिशन हमको नहीं देता है। मैंने कहा ठीक है, आपको परमिशन नहीं दे रहा है ना, तो आप मुझे जो करस्पॉन्डेंस आपने पुरातत्व विभाग के साथ की है उसकी कॉपी, मैं पुरातत्व विभाग को ये मैं अप्रोच करूंगा कि वो क्यों नहीं वहां पर लिफ्ट लगाना चाहते हैं। क्या वो, मैंने कलेक्टर को कहा, क्या पुरातत्व विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर है क्या? क्या पुरातत्व विभाग भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल कैंपेन इंडिया, उसके अधीन नहीं आता क्या? वो क्या उनसे ऊपर है क्या? कलेक्टर को बात समझ में आई कि बिल्कुल। तो मैंने कहा आप उनको लिखिए, और अगर आप से नहीं हो पा रहा है, आप मुझे वो करस्पॉन्डेंस आप मुझे भेज दीजिए, मैं उनको बात करूंगा। खैर साहब, उन्होंने वो इतने प्रेशर में आ गए कि उन्होंने 53 लाख रुपए, उन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन ले ली और 53 लाख रुपए खर्च करके एक रैंप, उन्होंने बहुत अच्छा सा रैंप बना दिया। लेकिन आप देखिए सरकारी विडंबना, उन्होंने रैंप बनाया बहुत ज्यादा प्रेशर में आके, क्योंकि मैं हमेशा मीडिया को बहुत अच्छे से हैंडल करता हूं, मैं मीडिया कवरेज बहुत अच्छा लंबा चौड़ा करवाता हूं, अनुराग जी जानते हैं मैं मीडिया फ्रेंडली हूं। तो जब 53 लाख रुपए का रैंप बन गया, मैंने रैंप को जाके एग्जामिन किया, तो वो रैंप तो जो हमारा पर्पस था उसको सॉल्व करता ही नहीं था, क्योंकि रैंप जो मंदिर तक जाना चाहिए था, मतलब हमारा पर्पस तो ये था ना कि हमारे ऐसे दिव्यांग साथी जो व्हीलचेयर यूजर हैं वो ठेठ मंदिर तक, गर्भगृह तक जाकर वहां तक उनके ब्रह्मा जी के दर्शन कर पाए, लेकिन वो पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा था, वो तो नीचे तक ही था। फिर हमने फिर एक मीडिया कवरेज करवाया बहुत अच्छा सा दैनिक भास्कर में, और ह्यूमन राइट कमीशन को हमने उस पेपर की कॉपी भेजी, और वहां पर एक कंपोनेंट हमने कर दी। ह्यूमन राइट कमीशन ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिया। अब कलेक्टर के पास एक तो डिसेबिलिटी कमिश्नर से नोटिस आया पड़ा था, दूसरा एक और नोटिस इस बात को लेके आ गया कि आपने 53 लाख रुपए जबरदस्ती खर्च कर दिए, ये तो उपयोगी है ही नहीं दिव्यांगजनों के लिए, और वो वाकई में बिल्कुल उपयोगी नहीं था। तो ये तो एक तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग का मामला और बन गया। तो अब कलेक्टर साहब की और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने करस्पॉन्डेंस की विभाग से कि साहब हम आपके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना यहां पर लिफ्ट लगाना चाहते हैं। तब उन्होंने पुरातत्व विभाग ने लिफ्ट की परमिशन दे दी। अब उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने पेपर में अपील की कि साहब कोई भामाशाह आगे आए, हम यहाँ पर लिफ्ट लगाना चाहते हैं। और देखिए, एक भामाशाह 5 साल से वहां पर घूम रहा था, कलेक्टर साहब के पीछे आगे चक्कर लगा रहा था कि साहब मेरे पिताजी यहां पर दर्शन नहीं कर पाए, वो बुजुर्ग थे और वो इस दुनिया से चल बसे। अब मेरी इच्छा है कि मैं यहां पर एक लिफ्ट लगवा दूं ताकि और लोग ब्रह्मा जी के दर्शनों से वंचित ना रह पाए। लेकिन प्रशासन उनको वही जवाब था कि साहब यहाँ तो ये तो पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, यहाँ तो हम लिफ्ट लगा नहीं सकते। वो भामाशाह को टरका रहे थे। लेकिन जब खुद कलेक्टर ने कहा कि भामाशाह आगे आए, तो वो भामाशाह जो 5 साल से पैसा लेके घूम रहे थे वो कलेक्टर के पास पहुंच गए कि साहब हम लिफ्ट लगाएंगे, वेलकम। अब उन भामाशाह ने 2 लिफ्ट लगाई है, लिफ्ट लगाने का काम कंप्लीट हो गया है, इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही है। 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना दिया भामाशाह ने। 2 लिफ्ट लगाई, एक लिफ्ट आने के लिए, एक लिफ्ट जाने के लिए, और लिफ्ट लग गई। तो ये एडवोकेसी है, मैंने कहा ना ये एडवोकेसी है। तो हमें इस तरह के लोग हमको तैयार करने पड़ेंगे। एक्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक्ट में इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं एडवोकेसी का। जयपुर में अनुराग जी जानते हैं मोती डोंगरी गणेश जी का मंदिर है, बहुत फेमस टेम्पल है। वहां भी बहुत सारी स्टेयर्स हैं, दर्शन नहीं हो पाते दिव्यांगजनों को। मेरे बेटे को खुद, जो मेरा बेटा व्हील चेयर पर है, सेरेब्रल पॉलिसी है, उसको 32 साल के हैं, वो खुद दर्शन नहीं कर पाए, मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने वही महंत साहब को नोटिस जारी करवाया डिसेबिलिटी कमिश्नर से। वहां पर कोर्ट में वकील साहब, महंत साहब की तरफ से वकील साहब आए। वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर हमारा मंदिर नहीं मानेगा क्योंकि हमारा मंदिर प्राइवेट मंदिर है। बिल्कुल, मैंने की अच्छी बात है। तो मैंने कहा वकील साहब, आपका मंदिर प्राइवेट मंदिर है, आप बिल्कुल आप सारे दर्शन पब्लिक के लिए रोक दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि कितना लाखों का चढ़ावा वहां पर आता है। अगर पब्लिक नहीं आएगी तो लाखों का चढ़ावा बंद हो जाएगा साहब।
आप और आपके परिवार के लोग, महंत साहब और महंत साहब के परिवार के लोग ही दर्शन करें। आप पब्लिक के लिए वो रास्ता बंद कर दीजिए, केवल आपके लोग ही दर्शन करेंगे। जैसे ये बात आई, वकील साहब तुरंत मान गए कि नहीं नहीं ठीक है साहब, हम कर देते हैं, महंत साहब को मैं बात कर लूंगा। तो महंत साहब ने क्या किया, कॉस्मेटिक तरीके से, मतलब एक दिखावा उनको करना था कि कोर्ट के आदेश आ गए, उन्होंने अपने मकान के अंदर होके दर्शनों का रास्ता खोल दिया कि यहां से दिव्यांगजन रास्ते में, इस रास्ते में जा सकते हैं। अब महंत साहब बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वहां पर उनके मकान पर दरबार खड़ा रहता है। अब किसी दिव्यांग की बेचारी की क्या हिम्मत कि वो वहां पर जाके दर्शन अंदर जाके करे। मैं हमेशा अपने काम का क्रॉस एग्जामिन करता हूं, मैं एक तरह से सोशल ऑडिट उसकी करता हूं। मैं जाके मैंने चेक किया, ये मैंने कहा दरबान साहब मुझे दिव्यांग को दर्शन करवाने हैं। जो मुझे पता था दिव्यांग ने मना, दरबार ने मना कर दिया, गार्ड ने मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी तो महंत साहब के अंदर कोई मकान में गेस्ट आए, अभी दर्शन नहीं हो सकते। एक बार और फिर मैंने किया, नहीं हुआ। फिर मैंने महंत साहब को कहा कि साहब ये रास्ता तो आपका कोई मतलब का है नहीं, आपको यहाँ पर लिफ्ट लगवानी पड़ेगी। महंत साहब टालते रहे, मैं कहता रहा, क्योंकि एक में बहुत मूल मंत्र है, जिद करो दुनिया बदलो। जब तक आप जिद नहीं करेंगे ना, आप दुनिया को नहीं बदल सकते। आप ये जो हम काम कहते हैं कि सब मैंने ये काम करवा दिया, उस काम के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। आप केवल एक्ट के भरोसे वो काम नहीं कर सकते। तो अब महंत साहब ने कहा हाँ देखेंगे 3-4 साल 5 साल महंत साहब ने निकाल दिए। पूरा कोरोना उन्होंने निकाल दिया कि भाई कोरोना में तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे तो गार्ड को देने के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। खैर वो सब चलता रहा। एक दिन हमने फिर वो, चूंकि ये मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन आता है, तो हमने जो जयपुर के असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान थे उनको फोन किया कि साहब आप जरा महंत साहब को बात करिए, यहाँ पर एक लिफ्ट लग जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने क्या किया कि वो अनुराग जी की तरह बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उठा के और वो कॉन्फ्रेंस पे ले लिया महंत साहब को। मैं भी कॉन्फ्रेंस पे, महंत साहब भी कॉन्फ्रेंस पे, और देवस्थान के असिस्टेंट कमिश्नर कहने लगे कि महंत साहब ये हेमंत भाई गोयल आपकी शिकायत कर रहे हैं कि आप वहां पर दिव्यांगों को दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो महंत साहब तो एकदम फट पड़े। अरे भाई वो इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप मान के चलिए बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अफसर साहब लोग उनके पैरों में पड़ते हैं, मैं क्या उनके लिए क्या चीज था। तो कहने लगे कि सब देखिए, ये हेमंत जी के कहने से मैंने इतना करवाया, मेरे मकान के अंदर होकर रास्ता दे दिया, ये हेमंत गोयल तो मेरे को ब्लैकमेल करते हैं। मैं चुप हुआ। तो कमिश्नर साहब ने पूछा, हेमंत जी बताइए आप महंत साहब को ब्लैकमेल करते हैं? मैंने बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, मैं बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति हूं, मुझे 2-3 प्रश्न महंत साहब से पूछने हैं, आप पूछिए महंत साहब से, वो प्रश्नों का जवाब देंगे ना। बोले महंत साहब आप प्रश्नों का जवाब देंगे, हेमंत जी जो प्रश्न पूछेंगे? बोले बिल्कुल देंगे। वो तो महंत साहब मुझे ये बता दीजिए कि क्या मैं कभी मेरे बेटे को लेके वीआईपी दर्शनों के लिए आपके पास आया? बोले नहीं आए। क्या मैंने किसी व्यक्ति को और किसी व्यक्ति को भेजा कि आप इनको वीआईपी दर्शन करा दें, या आप इनको शॉल उड़ा दें, या इनसे आप उनको अंदर से लड्डू का प्रसादी दे दें? नहीं आए। क्या मैंने आपसे कभी कोई चंदा मांगा, डोनेशन मांगा मेरी संस्था के लिए? नहीं मांगा। फिर आप मुझे बता दीजिए मैं आपको ब्लैकमेल कैसे करता हूं भाई? तो वो कहने लगे कि मैं तो इतना काम आपका करता हूं, मैंने तो अंदर मकान के अंदर होके आपको दिव्यांगजनों को रास्ता दे दिया, फिर आप मेरे को मेरी शिकायत करते रहते हो। मैंने बहन साहब अगर ये मेरी ब्लैकमेलिंग है, मैं आपको लाइफ टाइम ब्लैकमेल करूंगा जब तक मेरे दिव्यांग साथियों को वहां पर सुगम और बाधा रहित दर्शनों की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, मैं आपको ब्लैकमेल करता रहूंगा, अगर ये मेरी ब्लैकमेलिंग है तो। बोले नहीं आपकी यही ब्लैकमेलिंग है। फिर उन्होंने उस दिन ये प्रॉमिस किया सरकार के सामने, एक सरकारी अधिकारी के सामने, कि वो 1 साल में यहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाएंगे, और वो लिफ्ट आज लग चुकी है। वहां कोई भी दिव्यांग साथी जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, हाइड्रोलिक लिफ्ट में बैठकर और ऊपर सीधे गर्भगृह में जाके दर्शन कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मंदिरों के हैं, पब्लिक प्लेसेज के हैं। हम हाई कोर्ट भी गए 2004 में, ये सारी बातें हुई। स्कूल में एडमिशन को लेकर बहुत सारी बात हुई। जैसे अभी मैंने कहा कि साहब पब्लिक सीबीएसई स्कूल में एडमिशन हो सकता है, हमने रुक्मणी बिड़ला स्कूल में एडमिशन करवाया, हमने कई ऐसे स्कूलों में एडमिशन यहाँ करवाए हैं जहां पर उनके मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल ने एडमिशन देने से मना कर दिया। तो इस एडमिशन से बात याद आती है कि अपने को क्या ये जितने नॉर्मल स्कूल हैं उसमें हमारे दिव्यांग बच्चों का एडमिशन सुगम होता है या कुछ मुश्किल होती है? देखिए अनुराग जी, सुगम हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। हर चीज हमारे बच्चों के लिए सुगम बनानी पड़ेगी, ये बहुत स्पष्ट है।
और राइट हमें देता है ये RPWD एक्ट, हमें कुछ लड़ने के लिए दांत देता है कि नहीं देता है? डज इट गिव प्रोवाइड एनी टीथ टू अस? वो दांत देता है, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति के से दांत देता है, लेकिन आपको खुद को यूथ बनना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा कि वो आपको नचली बच्चों की रिवॉल्वर से भी आप चोरों को भगा सकते हैं, वो हमको करना पड़ेगा। रियली ये सच बात है, ये मेरा 25 साल का अनुभव इस बात को कहता है। क्योंकि आपको देखिए 4% रिजर्वेशन सरकार ने सरकारी नौकरियों में दे रखा है ना, लेकिन आप उठा के देख लीजिए इतिहास, कितने सारे हाई कोर्ट में केसेस चलते हैं, डिसेबिलिटी कोर्ट को तो कोर्ट नहीं मानते। अनफॉर्चुनेट देखिए आप, डिसेबिलिटी कोर्ट को हाई कोर्ट नहीं मानता पूरी तरह से। हाई कोर्ट कहता है कि डिसेबिलिटी कोर्ट केवल नोटिस इशू कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, कोई पेनलाइज नहीं कर सकते, कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उन सब दिक्कतों का एक ही इलाज है, हमारा एक्टिविज्म कैसा है, हम एक्टिव कितना होकर काम करते हैं, हमारा ग्रुप कितना पावरफुल है, हम अनुराग जी के साथ मिलकर कितना काम कर सकते हैं, हम हेमंत भाई के साथ मिलकर कितना काम कर सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है जी। मैं 89 पैरा में जा रहा था, अपराध है शास्तियां। 89 पैरा कहता है कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उपबंधों का उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल। उसके पश्चात जुर्माना 50,000 हो जाएगा, और अगर फिर भी दोबारा होता रहा तो 5 लाख रुपए तक का दंडनीय होगा। मतलब जितने भी एक्ट बनाए गए हैं उनको कोई उल्लंघन करता है तो इस तरह से उनको दंडनीय माना जाएगा। देखिए एक तो जो एक्ट का सेक्शन 92 है वो ये कहता है कि अगर किसी दिव्यांग के साथ कोई अपराध होता है, उसके साथ अगर किसी तरह की विकलांगता को लेकर अपमानित करता है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है, वहां पर फाइन भी है और सजा भी है। लेकिन इसमें एक जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि FIR जो होती है ना, अब मान लीजिए दिव्यांग ने अपने अत्याचार को लेकर कोई FIR दर्ज करवाई, तो पुलिस उसमें सेक्शन 92 का मेंशन नहीं करती है। मतलब वो IPC की सेक्शंस का तो मेंशन करती है, लेकिन PWD एक्ट 2016 के सेक्शन 92 को मेंशन नहीं करती है। तो हमने तो राजस्थान में इस पर काम किया। हम DGP साहब से मिले और DGP साहब को हमने कहा कि साहब आप सेक्शन 92 के लिए आप अपने सारे अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर दीजिए। तो उन्होंने उनको पाबंद किया है कि कोई भी अगर FIR आएगी तो उसमें सेक्शन 92 का उसमें मेंशन उनको करना पड़ेगा। तो ये अब केवल एक राजस्थान में तो करने से काम नहीं चलेगा, और केवल सर्कुलर जारी करने से भी काम नहीं चलेगा। ये बात सभी लोगों को अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि ऐसा कोई सर्कुलर DGP ने जारी किया है। अगर कोई FIR हम दर्ज करवा रहे हैं, हम पुलिस के लोगों को, अधिकारियों को इस बात के लिए मजबूर करें कि साहब इसमें आप सेक्शन 92 का मेंशन करिए। जी, मैं देख रहा था इसमें लिखा है ऐसे कारावास की अवधि 6 माह से कम नहीं होगी। यानी डिसेबल्ड को अगर अपमानित करता है पब्लिक प्लेस पे तो 6 माह की कम से कम सजा होगी, जो कि 5 वर्ष तक की भी हो सकती है और जुर्माने भी लग सकते हैं। बिल्कुल, ये तो कोर्ट तय करेगी कि क्या इस तरह का कोई साक्ष्य बनता है, क्या कोई इस तरह के एविडेंस बनते हैं क्या। लेकिन ये एविडेंस बनते हैं तो ये एक्ट इस बात के लिए कोर्ट को अलाउ करेगा, कोर्ट को एनफोर्स कर सकता है कि आप ये भी इस पर फाइन और पनिशमेंट कर सकते हैं। ये एक्ट हमें अलाउ करता है। और इसके जी, मैं ये चाह रहा था कि सबको, वैसे मैंने व्हाट्सएप पे सबको भेज दिया है RPWD एक्ट हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मैं उसको अभी इस चैट बॉक्स में भी अपलोड कर सकता हूं, अगर किसी को जरूरत है तो यस लिख दें चैट बॉक्स में, मैं इसको कर दूंगा। थोड़ा बड़ा फाइल होगा, 30 पेज या उससे पास होगा। यस लिखें तो मैं इसको भेजता जाता हूँ। हाँ, आप बता रहे थे कुछ? हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे नरेगा, क्योंकि मैं खासतौर से ऐसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो दिव्यांग उनके लिए भी मेरा काम ज्यादा रहता है। तो जो
रूरल एरियाज में नरेगा एक स्कीम होती है, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं जानते हैं, उसमें भी हमने ये कोशिश की है कि हमारे दिव्यांग साथियों को रोजगार मिल सके। उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो उसमें गारंटीड साल का 100 दिन का रोजगार सरकार देने के लिए बाध्य पाबंद है। तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथी जो ऐसे लोग हैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको रोजगार दिलाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो राजस्थान में तो नरेगा पर हमने काफी काम किया है, अदर स्टेट में मुझे नहीं पता, क्योंकि ये हमने केवल नरेगा को लेकर हमने केवल राजस्थान में काम किया है, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब जैसे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं है, तो उस पर भी हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए स्किल डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, स्किल डेवलपमेंट पे जैसे आप भी काम करते हैं, भारत सरकार की बहुत सारी अच्छी स्कीम्स हैं, राजस्थान सरकार की भी स्कीम्स है स्किल डेवलपमेंट की। अब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां खुद चल के रोजगार हमारे दिव्यांग साथियों को देती हैं। मेरे ख्याल से इन्फोसिस वगैरह ऐसी कंपनी है, आप जानते होंगे, वो चल के रोजगार देती है दिव्यांग साथियों को। वो बल्कि तो वो एक तरह से और एक अभियान चलाती है कि हमें तो दिव्यांग लोगों को ही रोजगार देना है। लेकिन यहाँ पर भी रिजर्वेशन की दरकार है। लेकिन इससे पहले हम जब तक उनका स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं रोजगार देना चाहता, क्योंकि हमारे लोग स्किल्ड नहीं है। अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसलिए तो रोजगार नहीं देगा कि भाई वो दिव्यांग है, अगर स्किल्ड है तो जरूर रोजगार देगा। तो इस पर भी हम काम कर सकते हैं। राइट। तो जैसे अभी मैंने थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दिया था कि जब प्राइवेट सेक्टर नहीं दे पा रहा है, अमेजन हमारे लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं कर रहा है दिव्यांगजनों के लिए, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब भी हम वोकेशनल चलाते हैं तो उसका आइटम जो बनता है उसको सेल कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या होती है। या तो अपने पर्सनल रेफरेंस से करते हैं, या फिर कोई स्टॉल लगाते हैं, विच इज वेरी कॉस्टली अफेयर। स्टॉल लगाना, स्टॉल की फीस देना, टीचर को दिन भर खड़ा रखना। इसके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रागिमा वेबसाइट के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्किल, जैसे अभी आपने हेमंत जी ने बोला स्किल डेवलप करना, तो इस ट्रेनिंग पहले देना जरूरी है। ट्रेनिंग देने के बाद आप लोग मतलब उसमें अगर रजिस्टर हो जाते हैं ट्रेंड पर्सन, तो वो प्रोडक्ट्स जो हमारे वोकेशनल यूनिट बन रहे हैं, हमारे जो कंप्यूटर लिटरेट दिव्यांगजन है, उसको फोटो, वीडियो और स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट लिखेंगे और अपलोड करेंगे। तो जल्दी ही उसका लॉन्च हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में देख रहा था, प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता विकास की सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यबल में कम से कम 5% संदर्भित दिव्यांगजन प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। प्रोत्साहन वर्ड यूज किया है, मतलब जरूरी नहीं कि वो दें, लेकिन प्रोत्साहन के लिए मतलब ये हो सकता है कि वो अगर काम करते हैं तो काम के लायक बन जाते हैं दिव्यांगजन, तो उसको प्रमोट करेंगे। हाँ अनुराग जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मैंने आपको कहा ना कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के लिए एक्ट में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन बस उनको प्रमोट करने के लिए बात कही गई कि वो प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। तो राजस्थान में हमने कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर में 5% का रिजर्वेशन मिल जाए, और इसके लिए हमने एक कोर्ट में केस भी किया था, लेकिन उस पर अभी बहुत ज्यादा कार्रवाई हो नहीं पाई है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हर एक स्टेट में, मैंने कहा कि आप कोई भी अगर आपको कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो आप डिसेबिलिटी कमिश्नर को जरूर कंप्लेंट करें। ऐसा नहीं है कि वहां से काम नहीं होते, वहां से काम होते। आपको कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उनको एक सिंपल पेपर पर एप्लीकेशन लिख के और मेल के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्यों नहीं इन अधिकारों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी हम कानूनी सहायता निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये भी हम लोगों को जानकारी में रहना चाहिए। दीपक जी, आपने जो निरामया का क्लेम कर लिखा है, वो इशू अभी चल रहा है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और आगे करना है, 1911 पे आपका जो क्लेम किया है, जो पास नहीं हुआ है, वो थोड़ा उनका रक्षा टीपीए भी बदल गया है, कोई आपने सही बोला, मेडी एसिस्ट आ गया है जो भी है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा उनके यहाँ पे इशू चल रहा है। लेकिन ये है कि एक एक केस करके निपटाया जा रहा है। आप इसके बारे में बाद में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मैं चीज सबको दिखाना चाहूंगा कि मैंने अभी इंडिगो जो अपना एयरलाइन है, उसमें मैंने जैसे एक मेल लिखी थी कि हमारे बच्चे, हम इस तरह से डिजिटल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उनकी ओर से जो जवाब आया वो जरा देख लें सब लोग। ये है वहाँ के राजू शर्मा, वहाँ के राजू शर्मा go indigo.in।
ये उसके CSR के लिए काम करते हैं। Sure, Anurag, if you can send me the profile of people who may be recruited, I shall send it to concerned team in charge of recruiting. They will take the process forward as per DEI policies। यानी कि इनका भी कहना है कि हम रिक्रूटमेंट, मैंने इनको एक मेल लिखा था कि हम लोग डिजिटल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे सपोर्ट करने का वादा जरूर किया है, लेकिन सर्टेनली कैपेबिलिटी तो डेवलप हमें ही करनी पड़ेगी। यानी प्राइवेट सेक्टर भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको स्किल सेट्स तो हमें डेवलप करना ही पड़ेगा। जी अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा ये जो है ना ये सब्जेक्ट उठाया है। ये जो आप जिस तरह से, चूंकि आप MNC में रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें जानकारी हैं, आप चूंकि टेक्नो फ्रेंडली हैं, तो ये निश्चित रूप से आप अमेजन को भी लिखिए, दूसरे फ्लिपकार्ट वगैरह इन सबको भी लिखिए, और आपने इंडिगो को लिखा, तो ये निश्चित रूप से ये जब आप जितना लिखेंगे ना उतना वो लोग अवेयर भी हो पाएंगे, और वो आप 10 को लिखेंगे तो 2 लोग तो आपको सपोर्ट कर ही जाएंगे, ये पक्का आप मान के चलिए। ट्रू। विजय जी आप मांग रहे हैं रीशेयर द लिंक, विच लिंक यू वांट, जो अपॉइंटमेंट लिंक चाह रहे हैं आप? मैं बुक एंड अपॉइंटमेंट लिंक दोबारा से पेस्ट कर देता हूं, जिससे कि सब लोग को, अगर किसी को चाहिए कि कैसे अपनी समस्याओं को आगे तक ले जाएं, तो हम लोग कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि सारी समस्याओं का हल मुझे मालूम होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि जो रिसोर्स पर्सन है, जो नॉलेजेबल पर्सन, उनसे कनेक्ट जरूर करा सकता हूँ। इस लिंक को भर दीजिएगा, और मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, जिससे, हालांकि सबके व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दिया था 9214309551। मैं चैट बॉक्स को अनम्यूट करता हूँ। आप क्वेश्चन लेना है कि आपको और भी डॉक्टर हेमंत जी, आपको कुछ और भी बोलना है इस बारे में? नहीं, बस हो गया, काफी हो गया जी। अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। मेडिक्लेम के बारे में अगर कुछ आप बताएं तो आप बता दीजिए। निरामया एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मेडिक्लेम को क्लेम कर सकते हैं। मैं इसको जरा एक PPT खोल देता हूँ, PPT के थ्रू समझा देता हूँ। इसके अलावा राजस्थान के लिए तो खासतौर से जो आयुष्मान भारत योजना है, उसके कार्ड भी सभी लोग बनवाए, राजस्थान में सभी लोग बनवाए, उसमें भी कहीं न कहीं अपने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आयुष्मान जो भारत सरकार की योजना है जी, तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं आयुष्मान वाला? वो ई-मित्र पे हो जाएगा। और बाहर के लोग जो, मतलब जिन और स्टेट के, वहां पे ई-मित्र नहीं, आयुष्मान तो भारत सरकार के सारे स्टेट में कर सकते हैं, तो वहां पे ई-मित्र नहीं होता कुछ और जो हाँ, तो वो जैसे अपने यहाँ तो 850 रुपए लगते हैं इसके, है ना। बाकी अदर स्टेट में मुझे नहीं पता, लेकिन आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की है, उसमें आप सभी लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं एक बार ये मैं दिखाना चाह रहा था कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे निरामया, ये पंकज मारू जी का प्रेजेंटेशन है, जिसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, सिर्फ अपने काम पे आते हैं। ये सबका उन्होंने वो दिया है, वेबसाइट कहाँ से क्या आप निकाल सकते हैं, कौन सी स्कीम की इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर डिसेबिलिटी सेक्टर इन द कंट्री, DPWD, नेशनल ट्रस्ट, RCI, एलिमो, नेशनल हेल्थ हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट, यानी NHFDC। यानी किसी को अगर अपने बच्चे के नाम पर भी कोई भी बिजनेस करना है तो NHDC से बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकता है। ये सारा कुछ मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, किसी को चाहिए, दोबारा नहीं मिस हो गया है तो मैं दोबारा डाल देता हूं। आप लोग इस चैट बॉक्स में यस गवर्नमेंट स्कीम यस लिखिए, है ना, तो मैं डाल देता हूं। आगे बढ़ते हैं, की स्कीम फॉर यूटिलिटी बिल्स, RTI। अब आते हैं जो बेसिक चीजें आपको तैयार रखनी है किसी भी लड़ाई से पहले। ABCDEFGH, आपने ABCD तो बचपन में पढ़ी है, लेकिन आप नया ABCD पढ़ लीजिए। A फॉर आधार कार्ड, B फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, C फॉर कास्ट, यानी जरूरत है तो अगर आप SC ST या OBC को बिलोंग करते हैं, D फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसके बाद UDID मिल जाता है, E फॉर इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी BPL है या APL है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है अगर जरूरत है तो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यानी बैंक पासबुक, गार्जियनशिप यानी लीगल गार्जियनशिप, अगर 18 साल से ऊपर का आपका बेटा हो चुका है या बेटी हो चुकी है तो लीगल गार्जियनशिप। H मतलब हेल्थ कार्ड, यानी निरामया या आयुष्मान। अगला आते हैं UDID कार्ड। आपको जैसे अभी डॉक्टर हेमंत जी ने बताया कि आप स्वावलंबन.org से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, और UDID कार्ड के लिए ये
बहुत ही बड़ा मुहिम चल रहा है। कितने यूआईडी कार्ड देश भर में इशू किए गए हैं, मार्च 2024 का ये डाटा है। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये सब सेंटर्स हैं जो डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी हो सकता है स्टेट लेवल पे हो कुछ। और उसके बाद लिस्ट ऑफ कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC इन द कंट्री, ये CRC की लिस्ट है जो मेरा ख्याल है ये काफी बड़ी एक कंप्रेहेंसिव लिस्ट है, काफी लोग इससे मदद ले सकते हैं। अब आते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ईच एंड स्पेसिफिक डिसेबिलिटी इन द कंट्री, यानी डिसेबिलिटी के लिए हर एक स्पेसिफिकली कौन कौन सी संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। और किस प्रदेश में है, सबका रीच कहाँ कहाँ, ये लिखा हुआ है। ये मैं चैट बॉक्स में इसका अपलोड कर देता हूँ। ये है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि किसी को पैर का लिम्ब करना है, चेयर चाहिए, लेकिन और सारा कुछ इसमें बहुत ही सस्ते दाम पे हैं या फिर फ्री हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि 22,500 रुपए से पर मंथ से इनकम कम होगी, तब ये 50% कॉस्ट पे मिलेगा ये सारी चीजें। तो ये एक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी इस PPT को डालेंगे तो आप धीमे धीरे पढ़ते रहेंगे। कहाँ से अप्लाई करना है दिखा है, edip.disabilityaffairs.gov.in। यहाँ से आपको ये सारी चीजें फ्री या 50% दाम पे मिल जाएंगी। स्कॉलरशिप स्कीम भी है सरकार की, जिसमें अलग अलग स्टेट से स्कॉलरशिप मिलती है। और अपने RPWD एक्ट में ये प्रोविजन है कि कोई भी सरकार की, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम अगर है, उससे 25% एक्स्ट्रा हमारे बच्चों को पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन फॉर ओल्ड एज है तो हमारे को 25% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। ये कई लोग सोचते हैं नहीं मैं तो समर्थ हूं, मैं क्यों इस पेंशन को लूं, लेकिन आज ये छोटा छोटा पैसा ही बड़ा बन जाता है जब आप कई सालों में कैलकुलेट करते हैं। निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑटिज्म, CPID एंड MDs। MD मीन्स मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। हेल्थ इंश्योरेंस ₹1 लाख पर ईयर, 500 रुपए का निरामया का खर्चा है साल का, और उसमें 1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है। नो इनकम, कास्ट, एज और रिस्ट्रिक्शन, कोई भी इनकम का प्रूफ, मतलब ये नहीं चाहिए कि इतने से कम का चाहिए, कास्ट ये होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नो प्री मेडिकल चेकअप, यानी पहले से एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ ही होगा। नो एक्सक्लूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जो भी बोला हमने। सिंगल प्रीमियम अक्रॉस एज बैंड, यानी कोई भी ऐसा नहीं एज के हिसाब से प्रीमियम बढ़ जाएगा जो नॉर्मली होता है। निरामया स्कीम के बारे में किसी ने पूछा था, उसी पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीमियम जो है फर्स्ट इनरोलमेंट का 500 रुपए है और रिन्यूअल का 250 रुपए है। BPL के लिए 250 रुपए है पहला इनरोलमेंट और 50 रुपए है रिन्यूअल के लिए, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। इंश्योरेंस इज अवेलेबल राउंड द ईयर, हाउएवर द वैलिडिटी इज अप टू 31 मार्च ऑफ एवरी वन, यानी कि आपने इस साल अगर इंश्योरेंस लिया है तो अगले साल 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। आपको उसके अगले साल के लिए लेने के लिए आप 31 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो अगले साल के लिए चालू रहेगा। एनुअल रिम्बर्समेंट लिमिट, अब 1 लाख रुपए मैंने बोला था कि एनुअली रिम्बर्समेंट हो सकता है। ओवरऑल लिमिट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 55,000 हॉस्पिटलाइजेशन का रीइंबर्समेंट हो रहा है। ये बता रहा हूं फिर से, ये रीइंबर्समेंट है, कैशलेस नहीं है। उसमें करेक्टिव सर्जरी फॉर एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग कॉग्निटल डिसेबिलिटी 40,000 उसमें कवर होता है। और नॉन सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई बीमार हो गया उसकी वजह से है, तो 15,000 रुपए साल का कवर होता है। 500 रुपए अगर आपकी किस्त जाती है साल की, उसमें इतना बड़ा कवरेज है, तो बहुत बड़ा कवरेज सरकार ने दिया है। ओवरऑल लिमिट फॉर आउट पेशेंट, OPD किसी में भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, केवल इसमें कवर हो रहा है। OPD ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग मेडिसिन, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सेट्रा 15,000 रुपए साल का। डेंटल प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, यानी कि दांत का भी प्रिवेंटिव, यानी कि दांत एक पर एक आ रहे हैं उसको सही करने के लिए 4,000 रुपए तक का इसमें कवरेज है। ऑनगोइंग थेरेपीज, थेरेपी चलाते हैं, अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करते हैं, या फिर स्पीच थेरेपी करते हैं, उसका साल का 20,000 रुपए तक का। अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये क्या होता है, जैसे आयुर्वेद में चले गए, होम्योपैथ में चले गए, दोज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन, 4,000 रुपए साल का। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि आप अपने घर से बस से गए या ऑटो से गए, टैक्सी से गए, उसका बस बिल लगाने का एक तरीका होना चाहिए, सब धीमे धीमे समझ में आ जाता है कैसे होता है।
तो टोटल अगर हम करते हैं सबको तो 1 लाख रुपए टोटल इसमें कवर किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड निरामया। आयुष्मान भारत के बारे में जैसे ही बताया था, mera.pmj.gov.in सर्च इंजन लॉगिन से आप 5 लाख पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ, ये सब आप कर सकते हैं और ये पूरा परिवार कवर होता है। यानी कि आपका जो बेटा है वो इसीलिए दिव्यांग है कि वो अपने साथ साथ आपको भी कवर कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख दें। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है, ठीक है, थैंक्स। अगले स्लाइड पर फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर नेशनल फंड स्कीम। फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर नेशनल फंड स्कीम जो इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रोविजन है सरकार का उठाएगी, तो ये कैसे होगा ये देखना होगा। सपोर्ट सर्टेन एक्सक्लूसिव नीड ऑफ पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड्स अप टू 1 लाख एज रिकमेंडेड बाय असेसमेंट बोर्ड ऑन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बाय स्टेट्स ऑन ए केस टू केस बेसिस। 1 लाख रुपए तक का हाई नीड सपोर्ट के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकती है। सपोर्ट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हु हैव एक्सेल्ड सपोर्ट, यानी कि अगर स्पोर्ट्स में आ गया, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, ये सब में आता है, तो स्टेट लेवल पे ₹2,500 रुपए पर डे एंड ट्रेन फेयर ऑफ सेकेंड एसी इंटरनेशनल इवेंट के लिए 4,000 रुपए पर डे और इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर टिकट भी देती है सरकार अगर कोई स्पोर्ट्स या उसके थ्रू जाता है तो। ये कहाँ पे लिखना होगा? नीचे लिखा है किसको लिखना होगा। उसके बाद एनएचएफडीसी स्कीम्स, यानी कि किसी को बिजनेस अगर चालू करना है तो किस लेवल पे कितना लोन मिलेगा और क्या ब्याज की दर होगा। अगर हम लोन लेके, मैं कहता हूँ ये तो बहुत ही सस्ता ब्याज दर है। एजुकेशन लोन अप टू 50 लाख 4%, 30 से 50 लाख का लोन लेता है 9%, 15 से 30 लाख रुपए का लोन लेती है 8%, 5 से 15 लाख का लोन मिलता है 7% पे। और कैसे होगा ये? www.nhfdc.in पे जाइए और रजिस्टर करिए, आपको आगे के प्रोसेस अपने आप ही लीड करता रहेगा। ये एनएचएफडीसी का स्वावलंबन केंद्र है। इसके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। मैं अब सबको इनवाइट करता हूं, अगर अपना कैमरा ऑन कर सकें तो मैं सबका चेहरा एक बार फोटो खींचना चाहता हूं। मैं इस पीपीटी को डाल रहा हूं ग्रुप में। अनुराग जी आप चाहें तो मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। जी हाँ। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, नंबर बता दीजिए, मैं नंबर याद तो नहीं है। 8209 8209 296 296 192 192 8209 296 192। ठीक है जी, ये है इस नंबर पे। मैं दोबारा उस फाइल को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग बाद में ज्वाइन किए हो सकता है डाउनलोड ना कर पाए हों। जो सरकार से मिलने वाली स्कीम है उसको आप लोग जरूर करें। डॉक्टर पंकज मारू ने सबको शेयर किया था। अभी रिसेंटली मैं भोपाल गया था रीजनल पेरेंट मीट में परिवार की ओर से। एकता जैन जी लिखती है, अनुराग जी डू यू कीप किड्स फॉर अ फ्यू डेज एट योर सेंटर? हम लोग का रेजिडेंशियल चलता है, फ्यू डेज के लिए नहीं चलता, 2 साल के लिए चलता है। 2 साल के लिए मिनिमम रहता है जहाँ पे हम उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। और अभी फिलहाल तीन स्टूडेंट्स हैं, 4 की कैपेसिटी है। और मैं अब दोबारा शेयर कर दूं, पीपीटी फॉर गवर्नमेंट स्कीम ये आ गया है। ठीक है, आपको कोई भी फंड कोई भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूं। आप किसी भी में से डाउनलोड कर लें एक्ट को और रूल को। और ये आपकी गीता है, ये आपकी बाइबल है, लेकिन गीता और बाइबल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि आपको लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर हेमंत भाई ने बोला, एक्ट तभी कारगर होगा जब एक्टिव रहेंगे आप। अब मैं सबको अनम्यूट करने का, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ का ऑप्शन दे दिया है मैंने आपको। Thank you. This is Lalit Sharma. I have one question related to that NHFDC. Do they provide education loan for starting a school?
स्टार्टिंग स्कूल मुझे नहीं लगता देता। अगर आपके बच्चे के नाम पे कमर्शियल आप दिखा सकते हो कि हाँ इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है आपके बेटे को, तो जरूर हो सकता है, लेकिन हेलो। मुझे ऐसा लगता है अगर कि मैं अपने बेटे को एडमिशन दूं स्कूल में तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ उसको आई लोन थिंक लेके? यू हैव टू ट्राई डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक चीज करके। मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्कूल की जरूरत तो है, और अगर जो है साथ में वो भी मिल जाता है कि इसको हम लोग अच्छा, सब लोग अपना कैमरा एक बार ऑन कर लें तो मैं सबको इनवाइट हेलो करता हूँ। अनुराग सर जी, हाय। हाँ शिवांगन जी बोलिए जी। मैं 2 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी एक तो आप हम तो पिपीता परिवार से हमको मिल गया। आज जी का मीटिंग के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारा जानकारी भी होता है हमारा पेरेंट्स सेशन। हम जब एक ग्रुप होम के लिए हम लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, वो अभी चुक्ति हो गया, चीफ मिनिस्टर के पास कागज गया है, लेकिन वो जब बनाएंगे बिल्डिंग तब वो किसको देंगे वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हम तो बोला है मैनेज बाय पेरेंट्स एसोसिएशन, नहीं तो एक एनजीओ को मिलेगा तो हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। दूसरा है जो हेल्थ इंश्योरेंस आप बोल रहे हैं ना, हम सुन कर थक गए हैं। 2 साल हो गया है, बिल्कुल रिम्बर्समेंट नहीं आया है। इसके लिए आप लड़िए, हमारा परिवार से हम माने ट्राई करती हूँ, ये भी हमको आप जरूरत है। किस क्योंकि प्रदेश से बोल रहे हैं? किस प्रदेश से बोल रहे हैं? ओडिशा ओडिशा उड़ीसा। ओडिशा ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। मैं पेरेंट्स एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, सुभागिनी साहू। मेरा पेरेंट्स लोग बहुत हैरान, बहुत ये हो गया है, किसी को रिम्बर्समेंट नहीं मिलता है। ये क्यों हमारे बच्चे के साथ खेलते हैं वो नेशनल ट्रस्ट वाला। और ये बोर्ड मेंबर को भी बार बार लेटर भेजा है अनुराग जी। तृतीय बात है, 3 बात है, केयर गिवर जो है हमारा जो बेंच प्रोफाउंड बच्चे के लिए, वो कैसे हम लोग सुविधा पाएंगे, वो थोड़ा हम आपसे हम बात करेंगे प्राइवेट से। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरा नंबर हाँ आपको मिल गया होगा चैट बॉक्स में, नहीं मिला है हाँ तो मैं जी, दोबारा हाँ डाल जी, देता आपको हूँ। तो आपका नंबर है। और एक जो रेलवे कंसेशन से हमारा 35 एज के बाद ये परमानेंट होना चाहिए, होगा फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हमको दौड़ाते हैं, वो जो रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है बार बार, माने 5 साल के बाद फिर हम रिन्यू करें, फिर नया करना है। हम तो एजेड हो गया है, किस किस का 80 70 ऐसे हो गया, बच्चों को भी 40-50 हो गया, वो कैसे जा पाएंगे बोलिए। हम पंकज सर को भी वही प्रॉब्लम बता था हैदराबाद पेरेंट्स मीट में, जे ये माने बहुत सारे बात है। और एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है एमआर, और अभी आज एमआर नहीं होता है, आईडीडी बोलते हैं, लेकिन आईडी जब डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं इन लोग को नहीं देते हैं, वो बोलते हैं एमआर लिखिए, मेंटल रिटार्ड लिखिए। राइट फिर ये जाके दिक्कत देखा मैंने भी अपना अप्लाई कर रहा था, देखा कि उसमें लिखा ही नहीं चीजें। कितना सारा ऑटिज्म तो प्रॉब्लम है। डाला ही नहीं है। ये जो है अभी रिसेंटली मैं गया था भोपाल रीजनल पेरेंट मीट में, वहां पे ये प्रश्न आया था। वहां पे रेलवे में एक सज्जन काम कर रहे थे, उन्होंने क्लियर किया कि अब चीजें चेंज हो गई। एक बार आप अभी करके देखिएगा, उन्होंने बोला था कि अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, सिर्फ तो यूडीआईडी हमको वही चेंज वाला फॉर्मेट दीजिए ना, हमको चेंज वाला फॉर्मेट दीजिए, हम रेलवे को दिखाएंगे। जी ठीक है, मैं इसको आपका नाम नोट कर रहा हूँ, रेलवे कंसेशन वाला जी। हाँ जी, हाँ जी। और जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप जरूर बताइए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए हैं। अभी समस्याएं थी, आप सही बोल रहे हैं, अभी समस्याएं थी और शायद कुछ स्टेट में रिजॉल्व हो रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह 100% रिजॉल्व नहीं हुई है। बल्कि कुछ लोगों ने ये भी मुहिम उठाई है, जितने लोग निरामिया में जो संस्थाएं रजिस्टर कराएंगी सबको, उनको अलग से इंसेंटिव मिलेगा। जैसे मैं अप्रोच ऑटिज्म निरामिया में रजिस्टर कराने के लिए ऑथराइज हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता, क्योंकि उससे मेरा टाइम बहुत जाता है एक को बच्चे को, और किसी थर्ड पार्टी को दे। अब उन्होंने अलग से एक फाइनेंशियल स्कीम दी है। अब फाइनेंशियल स्कीम देने के बाद मैं क्या करूंगा, किसी एक बंदे को ट्रेन करूंगा कि ऐसे जो आएगा उसको कर दो, क्योंकि मेरे खर्चे निकल आएंगे। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू जी। हेलो आप थोड़ा हेलो सॉल्व सर कीजिए, सॉल्व करना है हमारा सब। जी थैंक यू सो मच। एक हेलो रिक्वेस्ट सर, है आई कि आप हैव अ क्वेश्चन। एक व्हाट्सएप ग्रुप आप बना लेंगे सेपरेट, तो उसमें सब स्कीम्स वगैरह आप डाल सकेंगे तो बेटर रहेगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग, उसका नाम है कॉग्निटिव वेलनेस, आप लोग उसमें ज्वाइन करिए, और उसके बाद जो है उसमें सारी चीजें मैं डालता जाऊंगा। अलग से एक स्कीम का ग्रुप नहीं बना सकते जिसमें सारी ये जो एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वगैरह उसमें हो, इतने आज का ढेर जो सारे टॉपिक है वो। इतने ढेर सारे ग्रुप बन गए हैं। कॉग्निजेंट में तो आता है, कॉग्निजेंट में आता है सब, हम लोग सब है मेंबर।
जी, मैं कॉग्निटिव वेलनेस का लिंक दे भी डाल दीजिए, देता हम हूँ। नहीं है, हम thank हो you. जाएंगे। Hello, sir. I have a question. जी 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 बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हाँ ममता जी। सर, अभी ये जो स्पेशल स्कूल्स में एडमिशन है बच्चों के लिए, तो इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? जो व्हाट्सएप मैसेज आया है उसमें लिखा है कि व्हाट्सएप स्पेशल स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिल सकता है। माय चाइल्ड इज 8 years old and he has 90% intellectual disability, UDID कार्ड है मेरे पास। तो क्या प्राइवेट स्पेशल स्कूल्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिल सकता है? इसमें क्लियर लिखा है कि स्पेशल स्कूल ऑफ हिज चॉइस, यानी कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट है। तो अगर इसके आप लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर? क्योंकि ये जो स्पेशल स्कूल है वो महीने की 14-15 हजार फीस लेते हैं महीने की। महीने के 14,000 रुपीज फीस। नहीं, वो स्कूल नहीं होगा, वो होगा सेंटर होगा, अंतर है थोड़ा। नहीं वो सर, स्कूल नहीं स्पेशल होगा। स्कूल ही बताते हैं अपना। नहीं, तब तो आप उनको ये 31 नंबर 31 नंबर चैप्टर 6 का 31 नंबर दिखा देगा। स्कूल बताते हैं 31 दिखा दीजिएगा क्लॉज। मैंने क्लॉज को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। ओके, ये कौन सा कोई ग्रुप बना रहे हैं आप नया? हाँ, मैंने अभी जस्ट ग्रुप का लिंक भेजा है, आप उसमें से ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में है लिंक? चैट बॉक्स में है। अच्छा सर, गुड एंड मॉर्निंग सर, सर। सेकंड वन मोर क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, वन मोर क्वेश्चन। ये जो अभी जो स्कीम्स आ रही है, फॉर एग्जांपल मुंबई में बीएमसी ने स्कीम लॉन्च की है, धर्मवीर आनंद दिगे योजना। अच्छा, ये सारी जो स्कीम्स रहती है, इट इज ऑल फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। मतलब अगर कोई मुंबई में रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी इनकम, पूरी फैमिली की इनकम मोर देन 1 लाख अ ईयर तो डेफिनेटली होगी। तो ये सब स्कीम्स हमें एप्लीकेबल ही नहीं है। 1 लाख में कहाँ से आ रहा है आपकी बात? मतलब हाँ जी सर, ये धर्मवीर आनंद दिगे योजना जो है, जब न्यूज़पेपर्स में आता है तो प्रॉपरली आता है कि ये लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है, इट इज फॉर डिसेबल्ड, और फिर फाइन प्रिंट में लिखा रहता है ओनली फॉर पीपल होल्डिंग ऑरेंज एंड येलो राशन कार्ड, यानी कि उनकी एनुअल इनकम पूरी फैमिली की 1 लाख से नीचे होगी। आज अपने घर में आप देख लीजिए, कोई जो काम करने के लिए भी आता है, उनकी 1 लाख से ऊपर ही होगी। हाँ 1 लाख से ऊपर होती है इनकम। तो ये सब स्कीम्स हमें अप्लाई ही नहीं होती है। राइट, वो तो आई वॉश टाइप का लग रहा है ये सारी चीजें। इट इज जस्ट आई वॉश। जस्ट एन आई वॉश। जी, लेकिन सर फिर कौन सी स्कीम हमें एप्लीकेबल है? अदर देन निरामया हम कोई भी स्कीम का फायदा नहीं ले सकते? हाँ नहीं, बहुत ढेर सारी स्कीम है। मैंने अभी जो आपको व्हाट्सएप चैट बॉक्स में डाला है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया कि नहीं? एक पीडीएफ डाला था मैंने, एक पीडीएफ डाला था, उसको आप जाइए देखिए। देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स व्हिच यू कैन अवेल। और मैं एक बार फिर से दोबारा डाल देता हूँ, दोज हु जॉइन लेट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आई एम calling from जी, I am Chandrasekhar calling from Mahabubnagar, Telangana. Okay. Telangana. Okay. Actually, thank you for the giving opportunity to join this meeting. जी बोलिए। Actually, some of the benefits given to the government of India and government of states are concerned state governments for the particular child. I am talking with the MR child. Like a pension as some benefits given to the government. Okay. When these are right for the benefit person with disability. Yes or no, sir? Any benefit get the any government benefit get the particular child, that is the right for the person. But within the family, whenever get the job, these benefits cutting to this, sir. No. बेनिफिट जो है, बेनिफिट एक्चुअली our Telangana government gives pension 4,600 rupees, 6 rupees given to the particular child. सबसे ज्यादा तेलंगाना में ही है जी, तेलंगाना में सबसे ज्यादा है जी। हाँ, ये 4,000 का 4,006 rupees 16 rupees given to the particular pension for the children. But within the family, anyone get the another job or thing, brother and sister and any family member get the job, these benefits cutting to the particular child. This is very ये जो है injustice of the child, because that's the right for that.
बिल्कुल वो राइट है, बिल्कुल वो राइट है। और brother वो get the job, please sir, brother get the job, they go to the outside or anywhere, but the child is suffering for the child. राइट मैं इसको अब आपके कहने से पहले समझ गया कि दिस इज देयर इज एन इशू जिसको क्लर्क लोग गलत समझते हैं। अभी तक सब पूरी फैमिली इनकम को जोड़ देते हैं, बट केवल हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी की इनकम अगर एक लेवल से ज्यादा है तो ही ये चीजें खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द फैमिली। तो इसलिए तो I think you should take support of Parivar Group in Hyderabad, Telangana. This is the most important, sir, because of you are the right person to ask. We are running a special school for the mentally challenged children since last 23 years. But our 4, 5, 6 member children are lost the pension to the particular our citizen. They are asking why. I represented our district collectors and judges also. I am the member in DLSA. Member in DLSA. Different forums, but they are not. आप एक काम करिए, क्योंकि आपसे मैं बात दोबारा कर सकता हूँ विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अभी मैं इमीडिएटली नहीं डॉक्यूमेंट अरेंज कर पा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। आप एक चैट बॉक्स में अपना नाम, फोन नंबर और जो इशू आपका है वो लिख दीजिए। आई जस्ट जरूर फॉलो करूंगा कि कैसे जो है मैं आप तक पहुंच सकूं और राइट पर्सन से आपकी मुलाकात कर सकूं जो वहां पे काम। This is मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दिस। our Telangana children are suffering for this issue, sir. Please kindly help that children, particular children. Thank you very much for giving the opportunity. Thank you. सर मेरा क्वेश्चन हेमंत जी से है। जी बताइए। सर मैं अहमदाबाद से हूँ और एक इश्यू आता है कि जो प्राइवेट क्लब्स होते हैं तो उसमें जो बच्चे हैं स्विमिंग के लिए जाते हैं और बच्चे एडल्ट हो गए हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली अपने कपड़े वपड़े चेंज नहीं कर पाते, तो ना तो वो फीमेल का बाथरूम यूज करते हैं ना मेल के बाथरूम में अगर मदर गई है तो उसके साथ जा पाती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? प्राइवेट क्लब्स में हम कुछ तरह से गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ला सकते हैं? एक्सेसिबिलिटी आप इससे पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा 2016 एक्ट में एक्सेसिबिलिटी लॉ के थ्रू आपको उनके लायक एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा स्विमिंग पूल या कोई भी चीजें। पर प्राइवेट क्लब है तो भी मानेंगे वो लोग? क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। केवल वही जैसे अभी डॉक्टर हेमंत भाई गोयल ने बोला कि आपको अपनी आवाज कैसे उठानी इस पर ध्यान रखना होगा। ओके ओके। और दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा, एक ही क्वेश्चन है जो अभी पुष्कर के उसमें बता रहे थे। ऐसे नाथद्वारा के टेम्पल में भी बहुत मुश्किल होता है। एक बच्चा है अहमदाबाद का, उसने अपना इच्छा भी है किया, वो व्हीलचेयर बाउंड है और वहां नाथद्वारा के टेम्पल में तो हम भी 2 पैर सलामत है फिर भी हमको बहुत दिक्कत होती है। तो अपने स्पेशल किड्स वो भी व्हीलचेयर बाउंड को बहुत तकलीफ होती है, तो मैं हेमंत जी का नंबर उनको फॉरवर्ड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर दीजिए, उन्होंने तभी अपना अलाउ किया है हेमंत जी का नंबर। जो वो एक गाइड कर देंगे किसके पास जाना है। he cannot be fight from sitting in Jaipur, but certainly he will guide किसके पास जाना है। वो राजस्थान में ही पड़ता है ना, तो सपोर्ट हमको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धनंजय जी आप क्वेश्चन पूछिए। My question is that whether the family pension is applicable to the children with autism after the parents? आपको फैमिली पेंशन का मतलब है जो Because I read this in one news article, so just but I didn't have any idea about the government GR or whatever. You have any आपका idea क्वेश्चन about जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो आपकी पेंशन है, जो आप जॉब करते थे तो वो पेंशन जो Yes, I am in government job. See, basically the provision is that if after my the pension can be get to the wife also, but I read that family pension benefit is applicable to the children with the disability. But I read this article in the one newspaper basically. You are right, but, it is there. It is there. Yeah. You have to make a provision before retirement that how the fund will go of your pension. So उसके बाद जो रिटायरमेंट के लिए मैं गवर्नमेंट को प्रोविजन से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि सेम क्वेश्चन रीजनल पेरेंट मीट भोपाल में उठा था। इसका आंसर ये दिया था कि सबसे पहले जो है मतलब एक्चुअली वहां पे तो केस कुछ अलग था कि पति की डेथ हो गई थी और पेंशन जो है पत्नी के नाम पे आ रही है,
लेकिन वो बड़ी हाँ वरीड है कि ये हाउ इट विल गेट ट्रांसफर टू हर सन, सो यस दैट यस उसके बाद भी दिक्कत होगी। तो उसका भी आंसर ये दिया था, सबसे पहले उसकी जो बुक्स हैं, उसके जो रिटायरमेंट के पहले जो उन्होंने भरा था वो पहले वहां से निकलवाइए। उसके बाद उसमें अपना अपना जो एक मिनट, उन्होंने जो विल लिखा होगा कहीं पे हो गया वो ना? अटैच करके आप उसको करवाइए। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं और ये होनी भी चाहिए, अदरवाइज वो कैसे हो जाएगा। लेकिन आपको नमस्कार उसके लिए अनुराग जी। ABCDEF करना है, ABCDEF। yeah. And second मेरा question क्वेश्चन is whether there is any concession in the toll plazas, because due to that our particular problem, we have to arrange vehicles for the children, even though it is not affordable. I read some articles in the newspaper ki the concessions are there, but that it is not considering at the toll plaza in many locations. I have no idea about this toll plaza, so Yeah, certainly I'm staying in Mumbai, and in Mumbai, lot of toll plazas are there. In 40 to 50 I don't have kilometers. knowledge about this toll plaza concession, so I Okay, need to okay. get that. Yeah, yeah. अनुराग Thank जी, you. मेरा एक क्वेश्चन है हेमंत भाई Thank से। you. हेलो, नमस्कार अनुराग जी, मेरा एक क्वेश्चन है हेमंत भाई से। जी हेमंत भाई हेमंत अभी जी, हैं क्या? मैं नवनीता बात कर रही हूँ। मैंने अभी महारानी कॉलेज में डॉक्टर का एडमिशन लिया और हमने 2 महीने पहले ही यूनिवर्सिटी को सारे रीजनल अकोमोडेशन के बारे में हमें। हेमंत जी अभी शायद निकल गए हैं उससे, मीटिंग से। तो फिर तो मेरा रिप्लाई नहीं उनको कर 12:30 पाएंगे। बजे तक का टाइम उनको मैंने दिया था, तो इसलिए शायद उसके बाद हाँ का पूछा। ठीक है, चलो फिर ठीक है। हाँ सर मुझे भी एक ओके, क्वेश्चन थैंक पूछना यू। था। हेलो प्रियंका जी बोलिए। हेलो गुड मॉर्निंग। सेशन बहुत अच्छा था आपका। आपने जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो बताया था, तो उसमें मैं अभी जैसे अभी ITI में जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे बड़ौदा में जो ITI का है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, उसमें जो ऑर्थोपेडिकली और डिफेंडम जो बच्चे हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कोई भी जॉब के लिए, जो 5% जॉब रिजर्वेशन है उसके लिए। और ये हमारे जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से बोला जाता है कि उतना उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं है, या उनको उतना बोलना नहीं आता है, या प्रेजेंट नहीं करने आता है अपने जी आप को। इसलिए उनको प्रिफर ही नहीं करते हैं वो लोग जॉब्स के लिए कोई भी। उनको हाँ ट्रेनिंग पूरा देते हैं, उनकी एग्जाम्स भी ले लेते हैं। अगर वो एग्जाम में पास भी हो जाएंगे तो भी उनको इंटरव्यूज के लिए नहीं बुलाया जाता है। उनको रोका जाता है वहां पे थोड़ी देर के लिए, और फिर कहा जाता है कि आप वापस चले जाइए, आज आपका इंटरव्यू नहीं होगा करके। तो इससे क्या होता है, हमारे बच्चों को जिनको समझ में आता है वो थोड़ा राइट। दुखी हो जाते हैं। हाँ, दुखी हो हाँ ये जाते हैं बात वो सही लोग। है, और ये इस बात का जवाब एक ही है, आपको स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। अब मैं जो प्लेटफॉर्म कर रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें शैडो बनती है पेरेंट्स। जब वो हाँ धीमे धीमे स्किल इतना डेवलप हो जाए तो वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। और ये बात सही है कि ओपन एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे। हाँ तो हाँ। इसलिए जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूट जॉब देने से पहले डरता है, क्या करेंगे हम। नहीं सर, मैंने आपका वही इसलिए मैंने डिजिटल आपका वो ज्वाइन किया है। जी तो मैं भी होप करती हूँ कि उसमें उसको शायद आगे जाके कुछ फायदा मिलेगा। जी और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, जो आपने वो निरामय हेल्थ स्कीम का बताया था, उसमें आयुर्वेदिक के लिए उन्होंने 4,000 रुपये जो रखा है, जी तो उसमें मेरी बेटी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था पहले, 1.5-2 साल तक चला उसका। तो उसमें उसको थोड़ा भी आयुर्वेदिक का ये नहीं मिला, उसको बेनिफिट नहीं मिला, बिकॉज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्यादा होता है, 4,000 से ज्यादा हो जाता है राइट उनकी दवाइयों के कारण। तो राइट। उसमें उसका एक भी और वो लोग बोलते थे आप ये लिखिए उसमें, वो लिखिए उसमें, ये सब हम लोग वापस उनको देते थे जब करके, तो भी मुझे उसमें से एक भी पैसा नहीं मिला सर। और उसको मोर देन 4,000 रुपीज खर्चा हो गया है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। ये तो है। ऐसा चीजें हैं पॉसिबल, क्योंकि निरामिया में अभी बहुत चीजें समस्या चल रही है, चल अब कुछ जगह पर सॉल्व होनी चालू हुई है, लेकिन जो है अभी भी चल रही है। और इसका एक ही तौड़ है कि आप जैसे वडोदरा में हैं तो वडोदरा में आपने पेरेंट ग्रुप बनाया है और उसी के हाँ थ्रू आप उन तक अप्रोच करिए लगातार। जैसे मेहमान जी ने बोला है कि लगातार आपको उस पर लगते रहना है। इस बीच में अपना वो तो है। फर्स्ट सितंबर को होने वाले वेबिनार का लिंक मैंने सबको दे दिया है। 1 सितंबर को होने वाला वेबिनार डिजिटल एम्प्लॉयमेंट पे होगा, जिसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था। दूसरा, इस सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 5 बजे के बाद इस वेबसाइट में मिल जाएगी जो मैंने दिया है। इसमें आप अच्छा लॉग इन करके रख लें, 5 बजे तक इसमें अपलोड हो जाएगी। तो जिसको दोबारा देखना है तो रिकॉर्डिंग यू विल गेट बाय 5 PM ऑन आवर वेबसाइट जो लिखा हुआ है। ओके। और सर ये जो आप आयुष्मान योजना जो है, उसमें कोई ऐसा इनकम लिमिट है क्या, कहते तो कोई भी पेरेंट्स ये कोई भी ज्वाइन पेरेंट कर कर? सकता है, कोई अच्छा पेरेंट। अच्छा। अभी किसी ओके। ने पूछा है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं फिर से उसका लिंक दे रहा हूँ आपको। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्लास का असेसमेंट होगा, असेसमेंट लिंक
असेसमेंट फॉर डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्लास, ये असेसमेंट लिंक दे दिया है मैंने। इसमें इसमें सब आप लोग सेव करते जाएं, जिससे कि आपके मीटिंग के बाद वो चालू रहे, मीटिंग के बाद चालू आपके पास मिल जाए। ओके सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का अगर क्वेश्चन है रहा होगा, चैट बॉक्स में डाला है, तो आई गेट बैक टू हिम, क्योंकि चैट बॉक्स मेरे पास सेव रहता है, मैं उसको दोबारा निकाल करके उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ। इनकेस हेलो नहीं सर, डाल पाया है, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? जी पूछिए। आपने बहुत सर देर से हाथ उठाया हुआ है, हैंड रेस किया हुआ क्या है। मैंने नोटिस किया है कि सभी सारी इंश्योरेंस कंपनी हमारे बच्चों को मेडिक्लेम क्लियर बोलते हैं कि हमारा बच्चा दिव्यांग है, तो सीधा मना कर देती है कि हम मेडिक्लेम नहीं दे सकते। तो ये तो लाइक ह्यूमन अनजस्टिस है, इनजस्टिस है। ह्यूमैनिटी के साथ अगेंस्ट है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल फंडामेंटल है। तो गवर्नमेंट ने तो अपना, इसमें देखिए आप अगर इसको 2016 में जाएंगे, RPWD से क्लियर लिखा है कि इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ को उसमें कोई उनको मना नहीं कर सकता, और डिस्क्रिमिनेशन का लिखा है, कोई भी काम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब इसमें भी काफी लंबी लड़ाई है। मेरे पास एक सज्जन आए थे हैदराबाद में, नेशनल पेरेंट मीट हुई थी, जो व्हील चेयर बाउंड थे और वो अपना इंश्योरेंस नहीं करा पा रहे थे। वो जो है यही बोलने आए थे कि मैंने कितनी फाइट लड़ी है, और फाइट लड़ने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, करने के बाद भी इंश्योरेंस के लिए फाइनली उन्होंने मना कर दिया था। तो मेरे ख्याल है ममता जी थी उस मीटिंग में हैदराबाद में, जिसमें उन्होंने देखा होगा कि वो कैसे स्टेज पे चढ़ के आए थे। यस, जी हाँ। Yes. तो अनुराग ये जी, मैं एक और सजेशन देना चाहूंगी कि आज जो भी हमारे इश्यूज है, हम अलग अलग स्टेट से लोग हैं, तो हम एक लेटर बना के अपने अपने अथॉरिटी को भेजे तो एक फर्क पड़ेगा बिल्कुल उस पड़ेगा। चीज का। और मैं तो आपको वो बताऊं, भी आपके एक हर अपन स्टेट करें। में, जी हर हाँ, स्टेट में परिवार करके संस्था है जो एक्टिव है। परिवार संस्था जो है सभी के लिए काम करती है, आप उनसे जुड़ते जाइए, वो संस्था भी स्ट्रांग होती जाएगी, हमें दोबारा री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं करना पड़ेगा। हम लोग उसमें संस्था में काम, उनके साथ जुड़िए। परिवार हर स्टेट में है, आपको उसका लिंक भी दे देता हूँ, ये www.parivar परिवार जो है सरकारी संस्था है कि व्यक्तिगत है? सरकारी नहीं है, ये संस्थाओं की संस्था है। परिवार इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी भी मैं जैसे मैं हमारी संस्था अप्रोच ऑटिज्म उसकी मेंबर है, तो इस तरह से कोई इंडिविजुअल उसका मेंबर नहीं हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही मेंबर हो सकता है। तो फिर तो हम आपका नाम लेके उसके मेंबर बन सकते हैं, वैसे कह रहे हैं आप? बिकॉज नहीं, आप मैं किस तो स्टेट में हैं? ऑर्गेनाइजेशन, मैं किस मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र, और मुंबई मैं में तो तो बहुत ही इंडिविजुअल हूँ। एक्टिव है। नहीं, आपको किसी भी संस्था का नियरेस्ट लोकेशन पे जहाँ पे आपकी रीच है उसका मेंबर बनना होगा, देन यू कैन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको परिवार के लिए लिंक डाल दिया है, इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि आपके नियरेस्ट लोकेशन पे कौन सी संस्था काम कर रही है। ओके, लेकिन संस्था की जगह हम एज अ इंडिविजुअल, जैसे आज 4-5 पेरेंट थे, कोई मुंबई के थे, कोई पुणे के थे, तो हम लोग 4-5 लोगों की जो इश्यूज है वो एक लेटर बना के हम एक लेटर तो दे ही सकते हैं सरकार को हाँ, कि भाई, लेटर देने का तो काम कोई भी कर सकता है। क्योंकि मुंबई में एक ये चीज है, जैसे इन्होंने बोला टोल नाके बहुत है, वैसे बिल्डिंग्स भी बहुत है, बिल्डिंग बहुत सारी खाली पड़ी हुई है। तो हम कम से कम बोल सकते हैं कि भाई आपके पास खाली बिल्डिंग है, तो हमारे बच्चे थोड़ी देर आके वहाँ खेले, या हमको ऐसे आप टीचर्स दीजिए जो कि थोड़ा रीजनेबल चार्ज करे, बिकॉज यहाँ पे 1000 रुपए घंटा भी चार्ज करते हैं बच्चों को सिखाने आई के नो लिए। दैट, आई नो दैट। मतलब मैं म्यूजिक सीखती हूँ तो मैं 200 रुपए में सीखती हूँ एक दिन में, और मेरे बेटे को मुझे सिखाना है तो मुझे 1000 रुपए देना है। मैं म्यूजिक सीख के मेरे बहुत काम आने वाला है, मेरे बेटे के कुछ काम भी नहीं आने वाला है वो। तो ये सब इश्यूज भी हम बोल सकते हैं वैसे। राइट। तो एक थेरेपी ऑर्गेनाइजेशन का से तो बनाने काफी से ये फायदा चार्जेस है। होगा कि आपको जो विचार है, कोई ना कोई ऐसा आपके यहाँ एक्सपर्ट होगा जो थोड़ा सा कंट्रोल वे में डालेगा, क्योंकि हर चीज हर जगह नहीं बोल सकते, कुछ सारी चीजों को लिए अलग अलग फोरम होते हैं। अब हम 5 मिनट में मीटिंग को एंड करते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो भी अपना कुछ क्वेश्चंस अगर अभी बचे हुए 5 मिनट के अंदर चैट बॉक्स में डाल देगा, मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। Sir, सर, 1 minute. हाँ Sir, जी I आरती just जी बोलिए। wanted to ask one thing. My जी name is Aarti. Thank you so much for so many things you have given. I just wanted to ask कि हमारे पास already insurance है,
तो भी हम वो निर्माया में ऐड हो सकते हैं कि हम पुराने वाले में ही करना होगा, लाइक? नहीं, ऐड आप किसी में भी हो सकते हैं। निरामया पुराना निरामया आप बोल रही हैं, आपके पास है या कि नहीं, वी हैव अ प्राइवेट नहीं, इंश्योरेंस। आप निरामया में इसके बाद भी कर सकती हैं, एनीथिंग कर सकते हैं, हाँ हाँ। ओके। बिल और बिल सर एक ही बिल एक ही जगह सबमिट होगा, जो हॉस्पिटलाइजेशन का बिल है वो एक ही जगह सबमिट होगा। ओके, लाइक सपोजिंग मैं हमने आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कोटक में हमारा इंश्योरेंस है मेरे बेटे का, तो अगर मुझे निरामिया में करना है तो मैं कर सकती हूँ, राइट? हाँ, सेपरेटली हो जाएगा? सेपरेटली हो जाएगा। ओके सर। और सर दोनों ही चलेंगे कि मतलब जैसे वो बीमार पड़ा तो निरामया से ही? एनी किसी भी एक में ही आप काम कर सकती हैं। कोई बिल अगर आपने ओपीडी का है, आपका कोटक वाला इंश्योरेंस नहीं चलेगा वहां पे, आप ओपीडी निरामया में करिए। आपने थेरेपी ली है, वो कोटक में नहीं चलेगा, आप निरामया में लीजिए। ओके जी। सर और एक चीज और, आपने बताया कि आप रेसिडेंशियल भी रखते हैं बच्चों को, जी लाइक सपोज, तो वो कहाँ, आपका कहाँ है रेसिडेंशियल? जयपुर में है, और बहुत ही छोटे रूप में चालू हुआ है। 2 BHK रूम से, जिसमें 4 बच्चों की कैपेसिटी है रहने की। उसमें अभी 3 रह रहे हैं, एक का भी अभी बाकी है वैकेंसी, और तो तीनों क्या कराते हैं रेजिडेंशियल में, मतलब कुछ करवाते हैं कि ऐसे ही रखते जैसे हैं? उसी जगह पे है जहाँ मैं रहता हूँ। मैं जो खाता हूँ वही वो भी खाते हैं, मैं जहाँ घूमने जाता हूँ वहाँ पे वो भी घूमने जाते हैं। मैं उनको गाड़ी से बाहर भी ले जाता हूँ, घुमाने ले जाता हूँ शहर के अंदर, या यहाँ क्लब हाउस है, बिलियर्ड खिलाता हूँ, साइकिल चलवाता हूँ, स्केटिंग कराता हूँ। जो मैं काम करता हूँ, बैडमिंटन खिलाने के लायक है तो बैडमिंटन खिलाता हूँ। थोड़ी समस्या आती है कि कोई ना कोई आवाज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो एक समस्या है। जैसे जैसे वो सेटल डाउन होते जाते हैं तब उनको बाहर ले जाते हैं। उसके अलावा हमारा सेंटर जो चलता है, डे सेंटर, जिसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। सुबह 9:30 बजे वैन आती है, वो यहाँ से वहां जाते हैं, और 5 बजे शाम को वैन वहां से वापस आती है। दिन भर का शेड्यूल तो पक्का हो गया, वहां पे कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन शाम को आके क्या करते हैं, वही करते हैं जैसे हम ऑफिस में आके करते हैं। पहले तो थोड़ा चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद घूमने जाएंगे। और क्योंकि क्लब हाउस पूरे इंक्लोज सोसाइटी है, तो फियर नहीं है बाहर गिरने का, जाने का, गाड़ियां धीमे चलती, कोई डर नहीं है। तो इस तरह से सारे काम, जो बिलियर्ड्स खेलना, जितने भी चीजें हैं, स्विमिंग वगैरह, सब कुछ हमारे यहाँ पे है, सारा कुछ कर सकते हैं। ओके सर, तो एज लिमिट है कोई कि ऐसे ही कोई भी एज लिमिट? 18 साल से ऊपर, 18 ईयर। 18 साल। पर उनका जो अभी वैसे 2 बच्चे आ गए हैं जो डेली, छोटे हैं, तो उनको मैंने उसमें एडमिशन नहीं दिखाया है। उसमें दिखाया कि वो मेरे साथ रह रहे हैं, बस इतना दिखाया। अच्छा, तो डेली रूटीन अगर उनका कुछ वो नहीं मैनेज कर पाते हैं तो कौन करता है? मतलब सपोजिंग दैट इज दो वन ऑफ स्टाफ माय, रहते हैं, 2 स्टाफ रहते हैं, दे कैन नॉट मैनेज। ओके, 2 स्टाफ एंड हैं, देयर एक वन इज हाउस कीपिंग, अदर इज ए टीचर। तो जो ओके, टीचर है वो ब्रश कराना कैसे है वो सिखाता है, और हैंड शावर पॉटी कैसे धुलना है यहाँ तक सिखाता है, पैंट कैसे उतारना है ये सिखाता है, और ओके, उसके बाद शावर लेने में साबुन कहाँ कहाँ लगाना है ये सिखाता है। और जो जो हाउस कीपिंग है वो लगातार सफाई करता है, तो कभी कोई गद्दा भी कभी गीला कर देता है, तो हाँ। उसको साफ करना भी पड़ता है, तो वो उसके लिए होता है। सर एक चीज और, सॉरी फॉर योर टाइम सर, मेरी एक फ्रेंड है, उसका मतलब उसकी बेटी है, मतलब she is now the single parent, so she has a little upset कि भाई मैं अगर नहीं रही तो मेरे बेटी को मैं कहाँ रखूंगी, और मेरे पास जो भी पैसा है वो कौन संभालेगा, तो she was a little upset on that case। तो उसको मैं आपका नंबर दे सकती हूँ? हाँ, what मेरा can नंबर we? दे दीजिए, या फिर आप लिंक दे दीजिए जो मैं बार बार पेस्ट कर रहा हूँ, कैलेंडर बुक एंड अपॉइंटमेंट का लिंक है, वो Yeah. अपॉइंटमेंट बुक करें। और उसके बाद हम लोग तो कुछ हद तक हेल्प, क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ी चैलेंजिंग रहता है रखना। बॉयज में तो तब भी चल जाता है, गर्ल्स के लिए हमें सारा स्टाफ लेडी रखना चाहिए पड़ेगा। और तो मेरे साथ में एक पेरेंट ग्रुप में एक और है पेरेंट ग्रुप, जिसने अभी 2 बच्चों के साथ चालू किया है, सिर्फ 2 लड़कियों ओके, के साथ, लड़कियों के ओके, साथ। तो अच्छा, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके यहाँ जो 2 लड़कियां रहती हैं वो हमारी वैन में ही बैठ करके हमारे सेंटर आ जाएं, जिससे कि दिन भर का प्रोग्राम नहीं था उनके पास। एक्चुअली उनके पास छोटी सी जगह है, दिन भर का प्रोग्राम था नहीं। दिन भर का प्रोग्राम 2 रूम के फ्लैट में हो भी नहीं सकता, तो उसके लिए कोई आपको बड़ी जगह, तो मेरा सेंटर पास में ही है, तो मैं उनके हमारे घर से निकल के उनका घर रास्ते में पड़ता है, सेट बाद में सेंटर पड़ता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि उन लड़कियों को भी एक दिन भर का वोकेशनल वीक का एक्सपोजर मिल सके। आई अंडरस्टैंड सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सब तो होता है, बट उसका जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा बच्चा, मतलब उसके आफ्टर लिए द आपको पेरेंट? पर्सनल बेनिफिशियरी ट्रस्ट खोलना पड़ेगा। ओके, पर्सनल मतलब बेनिफिशियरी ट्रस्ट वो को लेडी, खोलने के बाद उस ट्रस्ट को किसी और गवर्निंग बॉडी से इंगेज करना पड़ेगा, जो देखेगा कि उनके बाद जो काम चल रहा है
वो हाँ। ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी जैसे हम लोग ने एक ट्रस्ट खोलने का मुहिम चलाया था, अभी सिर्फ 6 ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पर्सनल बेनिफिशियरी ट्रस्ट। उसमें हमने ये तक लिखा है कि सुबह उठ के इसको ये पसंद है, उसके बाद जब भी जैसे हम हमने सोच लिया आज से 1 महीने बाद हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उसके हाँ। बाद हम कैसे देखना चाहेंगे कि हमारा बेटा कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ओके। तो वो सोचने के बाद हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो ऐसे ऐसे 6 लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है हमारे वकील के साथ, उन 6 हाँ। लोग तैयार कर रहे हैं। सभी लोग को मैंने फॉर्मेट दे दिया, इस फॉर्मेट में आप तैयार करो अपना बात, हाँ, अपने तो बात कैसे रखें। वो फॉर्मेट कहाँ है सर? तो मैं उसको भी फॉरवर्ड आप कर दूंगी, या कॉग्निटिव फिर वेलनेस हमें ग्रुप में बन जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां कौन पे सा उस ग्रुप? अच्छा, वेलनेस ग्रुप जो अभी आपने लिंक भेजी है। हाँ उसको ज्वाइन करिए। उसके बाद वहां पे आपको मिल जाएगा कि हाँ। मैं डाइवर्ट कर दूंगा, जो लोग पर्सनल बेनिफिशियरी ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उसको दूसरे ग्रुप में डाइवर्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको अगर उसमें शामिल होना है तो उसमें अभी हमारे 6 लोग ज्वाइन किए, जिसमें से 4 तो जयपुर से हैं, 1 भोपाल से है और 1 बॉम्बे से हैं। अब इनको जो है ट्रस्ट तो बना लिया सबने, अच्छा कर लिया, लेकिन ट्रस्ट का काम देखेगा कौन? हम मर गए तो हमारे ट्रस्ट में हमने जो विल लिखी है, जो तरीका लिखा है, वो देखे कौन? उसके लिए एक ऑडिट कमेटी बनेगी, जो कि सब जितने भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उस कमेटी के साथ उनका ध्यान देती रहेगी। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लगभग 1-2 साल तक लग जाएंगे इतना स्ट्रांग होने में, लेकिन जरूर स्ट्रांग होंगे। हाँ, पर वही है सर, क्योंकि गार्डियन तो हम कोई भी रख लें, पर पैसा उनका सेफ है कि नहीं वो कैसे पता चले, इसलिए ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होगी। फाइनेंशियल सेफ्टी, फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग, 3 चीजों पे लिखित रूप में पेरेंट्स को करना पड़ेगा काम, उसके बाद ही होगा। जैसे मैंने अभी मेरी वाइफ थोड़ी वैसी है ना, इमोशनल है कि मैं कैसे मरूंगी ऐसा टाइप, तो मैंने उसको अभी लिखवाया कि तुम लिखो कि जब तुम मर जाओगी तो कैसे करना चाहिए। मैं इसमें दिख रहा है क्या? सब नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। हाँ ये आप दिखा, ये मैंने अपनी वाइफ को लिखवाया कि ये तुम जब मर जाओगी तो वत्सल का ख्याल कौन रखेगा, इसको पूरा लिखो। तो उसने थोड़ा सा लिखा है, उसके आगे लिख नहीं पाता। लिखना बहुत मुश्किल होता है कि मैं मर गया तो क्या होगा। हाँ, सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर मेरा नाम ललित शर्मा है। मैं एक क्वेश्चन मैंने जैसा अभी बताया था कि मैं एक स्कूल स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें अंडर वन रूफ आई कैन प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज के, एजुकेशन भी हो, थेरेपीज भी हो, स्विमिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सब कुछ मॉर्निंग टू इवनिंग। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास बहुत पैसा है, थोड़ा पैसा है? मैं बड़े स्केल पे करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़े स्केल पे अभी आपके पास पैसा कितना है? बहुत पैसा है, थोड़ा पैसा है? हाँ, मुझे वो पूछना है कि फंड कहाँ से रेज किया जा सकता है। मेरे पास फंड नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। इन्वेस्टर्स हैं जो कर सकते हैं, नहीं देगा कोई, नहीं देगा कोई। आप ट्राई कर लो। लो, मैंने 10 साल ट्राई किया, नहीं हुआ है। कौन से सिटी में है आप? पुणे। नहीं मिलता है, 10 साल ट्राई कर लो, सब लोग हाँ तो बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपने पहला कदम बढ़ाया तो अगला क्वेश्चन होगा यार इससे कैसे फायदा होगा, इससे हमारे बच्चे का क्या। आप ये लिख लो, आप चाहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको चलना तो बेबी स्टेप ही पड़ेगा, छोटे छोटे कदम रखना पड़ेगा। बड़े स्टेप के लिए अगर आपने बढ़े तो आपका पूरा बैंक बैलेंस खराब जाएगा। आपको पेरेंट्स, पैसे वाले पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं ये काम में, तो आप सबसे बेबी स्टेप करिए और उस पर सस्टेन करिए। मैंने 2017 में इसकी कल्पना करी थी, एक जगह लेंगे जिसमें 10 पेरेंट्स से इन्वेस्टमेंट करा दिया प्लॉट्स में, लेकिन जो संस्था के लिए प्लॉट लेना था उसके लिए कोई दे ही नहीं रहा। जिन लोगों ने कमिट किया था वो पीछे हो गए, भाई इससे हमारे बच्चे का क्या। तो उसके बाद रेंट पे जगह नहीं देते हैं सर, कोई रेंट पे भी जगह नहीं देते हैं। कोई नहीं। अभी आरती ने शेयर किया, आरती इज माय फ्रेंड, मैं, आरती और 3-4 मदर्स हम लोग इन्वॉल्व हुए थे, रेंट पे तक जगह नहीं देने के लिए तैयार। बिल्कुल सही है। और वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इसलिए आपको चाहिए छोटे छोटे स्टेप लेते रहिए, लगातार लेते रहिए। 4 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े, जिंदा हूं ना बिना जॉब के भी, तो ये पैशन मेरे पास आया, उसके बाद ही काम होता है। उसके बाद हमारे दोस्तों ने सपोर्ट करना चालू किया, जो मित्रगण थे, पेरेंट्स नहीं। पेरेंट्स से कोई पैसा नहीं आता है, चाहे जितना भी अमीर हो। आपके मित्रगण आपको जानते हैं कि हाँ ये अच्छा आदमी है, तभी मैं तो कॉलेज के उन लोगों से भी पैसा पा रहा हूँ जिनसे कॉलेज में मेरे बनती नहीं थी। एक दूसरे में मतलब कॉलेज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरा वहीं से आया है। कुछ लोग अच्छे अच्छे सेटल हो गए, वहीं से आए। तो आप जो चाह रहे हैं, आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए, 2 कमरे से चालू करिए, अपने घर से चालू करिए, कुछ बच्चों के घर जाइए, उनको बुलाइए, तब वहां से चालू करते हुए आगे बढ़िए। बड़े स्टेप लेंगे, गिरेंगे बहुत टेढ़े, जैसे हम लोग कर चुके हैं, तो आपको भी होगा।
तो अपने अनुभव से, अपनी असफलताओं से मैं आपको सफलता के रास्ते बता रहा हूँ। सर ये जो ऑटिज्म से आश्रम है तो वो क्या चीज है, मतलब वो सेफ नहीं है अपने हमारे बच्चों के लिए? कौन सा ऑटिज्म ऑटिज्म आश्रम? आप वो जो वहाँ ऑटिज्म डॉक्टर, आश्रम है ना, हैदराबाद में एक है वो, नहीं एक मैं देखिए किसी और के बारे में मैं तो नहीं बोलूंगा, ये आप शायद उनकी बात कर रही हैं, डॉक्टर कुंद्रा की। हाँ वही वहां पे एक ऑटिज्म। घटना ऐसी हुई है जो कि थोड़ा दुखदाई है, लेकिन वो क्यों हुई क्या हुई इसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं है। थोड़ा वो जो ऊपर ऊपर से समझ में आया है वो चीज मालूम है बस, लेकिन और तो मैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है, लाइक आपके स्टेट में पेंशन कितना मिलता है दिव्यांग बच्चों को? 1500। ओके, तो हर एक स्टेट में डिफरेंट होता है? हाँ, इसमें जो अच्छा। लिखा है इसमें 2016 के इसमें लिखा है हर स्टेट अपने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी व्यवस्था करेगी कि पेंशन क्या होगी। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब क्या है, कुछ लिखा नहीं है ठीक से, वो तो आपके रूल्स में आएगा, एक्ट के बाद रूल्स बनते हैं, रूल्स में आएगा। मेरा एक फेवर कर सकते सर? मैं गुजरात वडोदरा से बोल रहा हूँ। जी मेरे स्टेट में 1000 रुपया पेंशन मिलता है दिव्यांग बच्चों को। जी। हम लोगों ने 1 साल पहले पेरेंट एसोसिएशन के एक मीटिंग में मतलब बातचीत चली थी, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, मिनिस्टर ने बोला कि हमको प्रूफ दो दूसरे स्टेट में कितना मिलता है। तो हमारे पास उस टाइम पे कोई प्रूफ नहीं था। आप तेलंगाना से ले लीजिए प्रूफ, तेलंगाना है परिवार तेलंगाना से प्रूफ ले लीजिए, वहां पे प्रूफ है। 4000 कुछ रुपए अभी बताया था ना, तेलंगाना से करंट आए थे, क्या नाम था, त्यागराजन, नहीं नाम नहीं भूल तो सकता। कोई दे सकता है ग्रुप में या फिर डायरेक्टली मेरे को एज लाइक व्हाट्सएप आप में? अहमदाबाद में रहते हैं तो गौतम वडोदरा में रहता हूँ मैं। वडोदरा में रहते हैं तो कर्नल गौतम से बात की, नवीन जी जो इस मीटिंग में है, नवीन कुरेशा जी, वो भी नहीं, अरेंज नवीन कर सर, हम साथ में ही है, सब साथ में ही हम। हाँ, तो वो उनसे परिवार के ग्रुप के थ्रू अरेंज हो जाएगा। आप वो तमिलनाडु में परिवार के मिलता मेंबर है, भी है ना, तमिलनाडु में मिलता है 2000। तो तमिलनाडु का भी दे दीजिए तो एक तो रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आप कम वाला क्यों देंगे, ज्यादा वाला दीजिए ना। तेलंगाना में ज्यादा मिलता है सर? तेलंगाना में 4000 कुछ है पेंशन। हम्म। ठीक है, तो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप लोग को इस चीज की रिकॉर्डिंग कहाँ मिल जाएगी, पूरा आपको मिल जाएगी, मैं आपको रिकॉर्डिंग का लिंक दे देता हूँ, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग आपके पास मिल जाएगी। मैं एक बार दोबारा डाल देता हूँ, रिकॉर्डिंग यू विल गेट बिफोर 5 PM आज आपको। इसमें आप लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद आपका नाम परमानेंटली से यू कैन एक्सेस अदर थिंग ऑल्सो। बहुत ढेर सारे हमारे वर्कशॉप में उस सबको भी फ्री में एक्सेस मिल जाएगा आपको। थैंक यू ममता जी। तो लेट अस फिनिश द थैंक यू Thank सो you so मच much. अनुराग जी। थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं एक बात बताऊं, हाँ बताइए। आई एम नॉट अ पेरेंट, हम्म, बट आई एम सो डीपली इंटरेस्टेड एंड कमिटेड, सबको शौक है, मैं क्या करूं। मैं हूँ ही ऐसी सिंपल, बट मुझे नहीं छोड़ना है। I have थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो ओके, मच। राइट, बाय। ओके, नमस्ते। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।